हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से बताएंगे। दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो। और आज के सेशन की करते हैं शुरुआत, जहां हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन के बारे में। ये 21 दिन 21 मैराथन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि लगभग आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में अपने 2 टॉपिक्स को खत्म किया, जहां हमने सेल पढ़ा था, सेल डिवीजन पढ़ा था, ऐसे ही अब आज आप लोगों का ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये किस सेक्शन में आता है? ये आता है आपके पोषक तत्वों के अंदर। और देखिए, इसी के साथ कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, मैं आपसे कहूंगी, चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो या आपका एसएससी का पेपर हो या आने वाले आपके किसी भी स्टेट एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, वहां पर अगर आप पेपर में बैठेंगे और आपको इस टॉपिक से सवाल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो पहला टारगेट हमारा यही है कि हम आने वाले हर एग्जाम में जो जो विटामिन से संबंधित सवाल बन सकते हैं वो आज की क्लास में कवर करेंगे। और ये 21 दिन 21 मैराथन में आपसे भी मैंने पहले वादा किया था कि देखिए, आपको पूरी तरीके से जो साइंस है वो कराई जाएगी, और इसी के साथ उस साइंस में हर एक चैप्टर को वन शॉट तरीके से एनसीईआरटी पर आधारित हम कवर करेंगे। यानी कि मैम, ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में एनसीईआरटी में छोड़ो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वन शॉट सीरीज का फायदा आपको ये रहेगा कि कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, आपको डायरेक्टली अपने हर एक टॉपिक एक ही क्लास में मिल जाएंगे कि एक टॉपिक देखा, उसको पूरा पढ़ा, उसकी पीडीएफ आपके रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ जिसको नहीं मिली है, एक काम जरूर करना, अपने टेलीग्राम पर जाना और वहां पर फाइल्स वाले सेक्शन में देखना, आपको हर एक पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। बाकी मैं भी अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा दूंगी कि किस प्रकार से आपकी पीडीएफ ऑलरेडी दोनों दिनों की जा चुकी है। ठीक है, चलो भैया, तो शुरू करें। सभी तैयार हो? एक काम कर लेना, सेशन को अपने हर दोस्त, यार, भाई, बंधु सभी तक पहुंचा देना, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। आपके आने वाले एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बढ़िया साइंस आएगी ना मैम, पूरे 25 नंबर यहीं से, इसी क्लास से। लेकिन अगर किसी और भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों का आज का टॉपिक हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग अपने बॉडी के लिए जब सोचते हैं ना कि हमें फिट रहना चाहिए, तो आखिर आप क्या सोचते हैं? कि कहानी ये आती है कि मैम, हमें ना स्वस्थ रहना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या चीजें हैं जो कि कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो ना, तैयारी के साथ साथ जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हेल्थ को इग्नोर करके और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, अच्छी चीजें खाना छोड़ देते हैं कि मैम बाहर रहने हैं, नहीं मिल पा रहा है सब कुछ, और वहीं हमारे शरीर में ना इन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जब ये पोषक तत्व की बात आती है तो भैया सबसे पहले ये आपकी बॉडी को क्या रखते हैं, फिट रखते हैं। ठीक है, एक बहुत देर कमेंट कर रहे हैं कि मैम विटामिन की खोज किसने करी थी। देखो, रुक जाओ थोड़ा सा, आपकी हर एक डाउट को, हर एक प्रश्न को यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। जिस पोषक तत्व की आज हम बात कर रहे हैं उसके अंदर 2 प्रकार के पोषक तत्व आते हैं। देखिए, आप मानते हैं ना कि आपके शरीर के विकास के लिए क्या जरूरी है? वहां जरूरी है मैम हमारी बॉडी में एक बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट के नाम पर जब बात आती है तो हमें क्या है जिसका सेवन सबसे ज्यादा मात्रा में करना चाहिए? वो आते हैं हमारे सभी हरी ताजी सब्जियां व फल। कौन कौन ऐसा है जो कि मैम इनका सेवन कर पाता है? वरना आजकल कहाँ किसे पसंद है ताजे सब्जी और फल खाना? सबको पसंद है कि बाहर के कुछ ना कुछ फास्ट फूड को खा लिया जाए और अपनी जो बॉडी है उसको खराब कर लिया जाए। सब यही करते हो कि नहीं? रचित, कॉम्बो बैच जो आपका आरआरबी एएलपी के लिए आया ना, वो 499 में है, वो आपका ऑलरेडी ऐप पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बर्जीलियस, अभी एक एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, इनका सेवन कौन कौन करता है कि मैम हरी ताजी सब्जियां और फल? क्योंकि यही है हमारे विटामिन्स और यही है हमारे पोषक तत्व। जब मेजर बात आती है ना कि डाइट में क्या खाएं, तो भैया डाइट में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जहां पर फल सबसे ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में जाने चाहिए। पर होता क्या है कि हम उसी को सेवन नहीं कर पाते हैं। हम किस पे रिलाई करना चाहते हैं? हमें लगता है मार्केट में बहुत सारे मल्टी विटामिन की गोलियां हैं, ऐसे सप्लीमेंट आ रहे हैं, चलो उन्हें खा लेंगे, हर एक प्रकार से जो हमारी बॉडी में कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। कभी कभी थकावट बहुत ज्यादा होती है, विटामिन डी की कमी होती है, आंखों में दर्द हो रहा है, लगातार पढ़ रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे अपनी आंखों के ऊपर कि कितना प्रेशर पड़ रहा है और चश्मा लग गया, फिर उसके बाद भी समस्या, पेन बना हुआ है। हम क्या करेंगे? विटामिन ए की गोलियां आती हैं, चलो वो खा लेते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि किस प्रकार से प्राकृतिक स्रोत लेकर के हम अपनी बॉडी में इन सभी विटामिन, इन सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इन सभी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, कि
क्या क्या चीजें होती हैं। अब मुझे एक चीज कमेंट में बताओ फटाफट से, आप में से सभी ने लगभग कभी ना कभी ये विटामिन पढ़ रखे होंगे। किस किस को इनके सारे नाम याद हैं कि मैम विटामिन कौन कौन से होते हैं? देखिए, आप अगर स्पेसिफिक आरआरबी की बात करोगे, रेलवे एग्जाम्स की बात करोगे ना, तो वहां पर विटामिन चैप्टर से दो चीजें आती हैं। क्या आती हैं? एक उनका नाम पूछता है और एक उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पूछता है। दूसरी बात अगर मैं करूं, ये तो चलो मैम ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी पूछता है कि लैक्टोज क्या है, माल्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, ये किस प्रकार की शर्करा है। तो ये सारी चीजें किसी को अगर याद हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं याद है तो आज की क्लास में मैं आपसे जैसे हर बार कहती हूँ, मान लो कि आपने आज तक साइंस का एस भी नहीं पढ़ा, विटामिन का वी भी नहीं पढ़ा, आज की क्लास को कर लेना, सब कुछ चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात यह आती है कि जितने भी विटामिन हैं, आपको क्या लगता है कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं? क्या हमें जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं ये सिर्फ पौधे या पादप स्रोत से ही मिलते हैं मैम, कहीं और से भी मिल पाते हैं? कमेंट सेक्शन में एक बार फटाफट से बताओ। ABCDE अरे ये तो पता है, इसके नाम याद होने बहुत जरूरी है। ठीक है, आर्मी नर्सिंग का हो जाएगा ना? देखो हो जाएगा, लेकिन साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं, और साथ साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स और भी हैं जो आपको नर्सिंग के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को यहाँ पर करना होगा। प्रशांत, क्लियर है? चलिए, तो भैया सिर्फ पादप स्रोत से ही मिलते हैं ऐसा सत्य नहीं है, कई आपके एनिमल सोर्सेज भी ऐसे होते हैं जहां से आप विटामिन और मिनरल्स की इनटेक कर पाते हो। अब आते हैं कहानी कि विटामिन सबसे पहली बार कहाँ मिला, कैसे मिला, इसकी खोज जो है वो यहाँ पर किसने करी थी। तो देखो भैया, जरा लिखना शुरू कर देते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को। ठीक है, अगर हम विटामिन की बात करें तो देखिए, विटामिन क्या है? एक प्रकार का, मैंने कहा, पोषक तत्व है। पोषक तत्व में भी कैसा पोषक तत्व है? ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। आपने कहा कि मैम देखिए ये क्या है? ये एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, यानी कि पोषक तत्व है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट। अभी न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरे कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब बताओ, जब तुम खाने की थाली लेकर के बैठते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग तो मैम एक पिज्जा आ जाए, एक बर्गर आ जाए, कोल्ड ड्रिंक आ जाए, थोड़े फ्रेंच फ्राइज आ जाए, बस हो गया काम। एक आध पेस्ट्री वगैरह और रख दे तो और बढ़िया हो जाएगा, मिठाई विठाई रख दे, गुलाब जामुन आ जाए, है ना? लेकिन ये सब चीजें आपके शरीर के लिए घातक हैं, ये सब चीजें आपके शरीर के लिए क्या है? नुकसानदेह होती हैं। आपकी जो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसके अंदर सब्जी, दाल, रोटी, चावल, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, जिसको हम किस कैटेगरी में देते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको कहा जाता है मुख्य पोषक। चीजों को समझेंगे और फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। मुख्य पोषक तत्व में कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो पोषक तत्व जो आपको ऊर्जा देने का काम करता है, जिसका काम क्या है? आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक बात बताओ। आरपीएफ जीएस एक्सप्रेस, देखिए वेद प्रकाश जी, ये जो सेशन है ये आपका उसी सीरीज में है, लेकिन ये 21 दिन मैंने इसीलिए क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके वहां पर नहीं हो पाए थे। यहाँ पर मैं आपको जो जो टॉपिक कराऊंगी आप उसको कवर कर लेना, इसके अलावा कोई अलग सीरीज तुम्हें फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, तो समस्या मत लो, जो चीजें आपको यहाँ कराई जा रही हैं बस उतना काम कर लो, इनको नोट कर लो। और जिन्होंने भी क्लास को भाई शेयर नहीं किया है, सेशन को पहुंचाया नहीं है, ईमानदारी से एक बार जल्दी से अपने सभी भाई बंधुओं, दोस्त यारों तक पहुंचा देना, शेयर कर देना। जो जुड़ नहीं पाए हैं वो भी आपकी क्लास में यहाँ पर पहुंच जाए। इन्हें 50 रुपए किलो का बर्गर दिख रहा है और यहाँ पर पिज्जा दिखाई दे रहा है। इधर आ जाओ जरा कार्बोहाइड्रेट पे, कि तुमने तो सुबह से खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? कि भाई मैम उपवास रखे हुए थे, हम किसी के इंतजार में बैठे थे, कोई भी कारण हो गया। जब आप पूरे दिन भर खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो ऊर्जा देने वाले होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें चावल है, रोटी है, अनाज आता है आपका, कोई मीठा स्रोत आप खा रहे हो, कि सुबह से तो कुछ नहीं खाया था लेकिन हाँ रात में आकर के हमने एक चॉकलेट ही क्यों नहीं खा ली हो, वो आपको क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है। तो ऊर्जा देने वाले कौन कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जिम जाते हैं, लेकिन जिम जाने के बाद किसका सेवन करते हैं? प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तुम्हारे शरीर के विकास में मदद करता है, बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो मैं कह सकती हूँ कि जितने भी प्रोटीन होते हैं ये मांसपेशियों के विकास में मदद करेंगे, तो शरीर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए आपकी थाली में बैलेंस डाइट में दाल भी होनी चाहिए। दाल के
अंदर प्रोटीन पाया जाता है, जो शुद्ध शाकाहारी एक स्रोत यहाँ पर एक बढ़िया सा कहा जाता है। ठीक है, अब आती है कहानी कि मैम इसके अलावा और क्या आता है मुख्य पोषक तत्व में। तो देखिए यहाँ पर आता है आपका वसा, यहाँ पर आता है वसा। वसा वो जो तुम्हारे समोसों के अंदर बहुत ज़्यादा डीप फ्राई फूड जो भी आप खाते हो ना, तला हुआ भोजन, उसके अंदर होता है। अत्यधिक शुगर वाला कंटेंट उसके अंदर भी यही पाया जाता है। तो ये तीनों मुख्य है। मुख्य का मतलब क्या होता है कि मैम मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, इनकी आवश्यकता मुझे डेली बेसिस पे चाहिए। मतलब रोज मुझे ये वाला पदार्थ तो चाहिए ही चाहिए। कार्ब्स भी मुझे चाहिए, कितने चाहिए, लगभग 400 से 700 ग्राम प्रतिदिन। कभी कभी लगता है ना कि दिन में आज रोटी नहीं खाई है यार, ऐसा लग रहा है भूख लग रही है, अभी भी फल खा रहे हो लेकिन फिर भी भूख नहीं खत्म हो रही। क्यों? क्योंकि तुमने कार्ब्स नहीं लिए, तुम्हें एनर्जी यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कहलाते हैं मुख्य पोषक तत्व। अब आते हैं माइक्रो। तो माइक्रो के अंदर आता है आपका विटामिन और आपके मिनरल, खनिज पदार्थ। विटामिन और मिनरल ये दो भाग किसके अंदर आते हैं, आपके सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए सूक्ष्म हम क्यों कह रहे हैं, माइक्रो वर्ड हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैम इनकी आवश्यकता ना मुझे किस प्रकार से चाहिए इसको समझते हैं। अगर ये मुझे थोड़ी मात्रा में भी मिलेगा तो भी काम चल जाएगा। मैं डेली बेसिस पे नहीं खाना चाहता कि मुझे रोज विटामिन मिले, लेकिन अगर मैं दिन में 2 फल खा रहा हूँ ना, एटलीस्ट 2 फल, कि दिन में कोई भी 2 फल अगर मैं सीजन के फ्रूट्स खा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में विटामिन का कंटेंट भी जा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फैट शुगर लेवल को इंक्रीज कर सकता है क्या? सब पढ़ेंगे आगे जब हम वसा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समझो जरा, विटामिन क्या है। विटामिन मुख्य नहीं है लेकिन हाँ सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब इनकी आवश्यकता मुझे कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। कोरोना काल आया था, तुमने कोई दवाई खाई? नहीं खाई। तुमने क्या खाया? विटामिन बी की गोली, विटामिन सी की गोली। क्यों खाई? क्योंकि वो हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने का काम करती है। जैसे ये ऊर्जा दे रहा है, जैसे ये बॉडी का विकास कर रहा है, ऐसे ही विटामिन क्या करते हैं, आपके रोगों से बचाने में मदद करते हैं, आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रदान यहाँ पर करते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो मैम ये हमारी एक कैटेगरी है पोषक तत्वों की। इसमें ही आज हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है विटामिन के बारे में, एक पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विटामिन क्या होते हैं। अब ये जो विटामिन है इसकी कैटेगरी मैंने क्या बना दी कि इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि ये आते हैं एक प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। मतलब मैम जरूरत तो है लेकिन कम मात्रा में होगी तो भी चलेगा। सूक्ष्म पोषक तत्व, इसकी खोज की अगर बात करें तो कैसिमिर फंक का नाम आता है। ठीक है, कैसिमिर फंक का नाम आता है 1912 में। 1912 में कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज करी थी। बट क्या आपको एक बात लगता है, हाँ भाई चलो नहीं हितेश, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सेशन को एक बार जल्दी से अपने भाई बंधुओं तक पहुंचा देना, शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना अगर चीज़ें क्लियर होती चलें तो। अब देखो सुनो ज़रा, समझो बात को। मैंने कहा कैसिमिर फंक ने खोज करी, बट मैम विटामिन तो बहुत सारे होते हैं। कुछ विटामिन हमारे बॉडी के अंदर वसा में जाकर घुलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पानी में घुल जाते हैं। तो क्या ये सारे विटामिन एक जैसे हैं और सबकी खोज एक नहीं करी है? ऐसा तो नहीं है ना, सबकी खोज अलग अलग करी है। ये हमने एक ओवरऑल नाम दिया कैसिमिर फंक साहब का, कि इन्होंने नामकरण भी किया था विटामिन। विटामिन का मतलब देखिए क्या होता है, वाइटल प्लस अमीन, 2 वर्ड थे यहाँ पर, वाइटल प्लस अमीन, इससे मिलकर के मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया विटामिन। इसका मतलब क्या होता है, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, जो बहुत ज्यादा जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन मैम यही तो नहीं समझ पाते हम कि महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्या। हमें लगता है कि नहीं बहुत सारी चीजें और भी हैं जो कि हमारे लिए फास्ट फूड खाना ज्यादा जरूरी है। कुछ को क्या लगता है कि फास्ट फूड के अंदर तो गोभी भी है, पालक भी है। मैम मोमोज खा रहे हैं, अंदर गोभी पड़ा हुआ, तुम्हें पता है सड़ा हुआ गोभी होता है उसके अंदर, और हो भी तो भी नहीं पता तुम्हें। तो जो चीज आपके वेजिटेरियन सोर्सेज में है अगर, और वो आप नेचुरली इनटेक कर सकते हो, तो क्यों उसको एक मैदा के अंदर खाना, कि मैम बताओ कैसे हो सकता है कहाँ में से। तो भैया इन्हें कहते हैं वाइटल प्लस अमीन। ये वर्ड किससे बना है, 2 वर्ड से। विटामिन इसको हमने मिलाकर बनाया, यानी कि वो जो जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। इसी को हमने 2 भागों में विभाजित किया। 2 भाग कौन से बनाए कि देखिए, एक भाग कहलाता है जो कि वसा में घुल जाता है, जिसे हम कहते हैं फैट सोल्यूबल, यानी कि वसा में घुलनशील।
और दूसरे कहलाते हैं पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील। ठीक है मैडम, मान गए आपकी बात को, यानी कि वाटर सोल्यूबल है। आपने क्यों कहा कि ये पानी में घुलता है, आपने क्यों कहा कि ये वसा में घुलता है, आपने क्यों नहीं कहा कि विटामिन तुम्हारे शरीर में बन जाएगा? क्यों भाई, प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जाता है ना जब हम बाहर से कोई सोर्स ऐसा ले रहे हैं। तो विटामिन क्यों नहीं बनता बॉडी के अंदर? दरअसल विटामिन हमारी बॉडी में बनते नहीं है, केवल एक विटामिन है जिसे हम विटामिन डी कहते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ मात्रा में बन जाता है जब आप धूप में जाकर खड़े होते हो, वरना कुछ पानी में घुल जाते हैं। विटामिन की कैटेगरी ही ऐसी है कि आपने अगर मान लीजिए पानी डाला तो ये पानी के अंदर जितना भी एब्जॉर्ब होना है वो बॉडी में अवशोषित होंगे और बाकी के बाहर निकल जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपके यूरिन में विटामिन है क्या, मूत्र के अंदर विटामिन पाया जाता है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है। कौन सा है? तो भाई ये जो पानी में घुल जाते हैं ना, जब हम विटामिन बी और सी को कंज्यूम करते हैं तो जितनी मात्रा मेरी बॉडी के लिए आवश्यक है वो तो मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, जो बच गया उसको बाहर फेंक देगी। किसके रास्ते? मूत्र के रास्ते, यूरिन के रास्ते। इसका मतलब ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है वेद प्रकाश कुमार, आप रेगुलरली 21 दिन 21 मैराथन को करिए बढ़िया तरीके से, आपको और कुछ भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। और जो कह रहे हैं हैंड रिटन नोट्स की, श्री राधे, आपको मैं हैंड रिटन नोट्स ही यहाँ लिखवा रही हूँ, आप इनको साथ साथ लिख सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपके रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। चलो अब बात करते हैं इन दोनों कैटेगरीज की कि मैम वसा में घुलने वाले ना 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विटामिन के, एक होता है विटामिन ई, एक होता है विटामिन डी और एक होता है विटामिन ए। इन्हें हम कहते हैं कीड़ा के नाम से। किस नाम से? कीड़ा के नाम से। पानी में घुलने वाले मात्र 2 आते हैं, एक विटामिन बी आता है और एक विटामिन सी आता है। कुल मिलाकर के हमें ये 6 विटामिन आज के सेशन में पढ़ने हैं। यानी कि एक तो ये कीड़ा, 4 अलग अलग है, के ई डी ए, और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर जिसको हम विटामिन बी और सी के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका वसा में पानी में घुलने वाले अलग अलग दोनों यहाँ पर देखे जाएंगे। ठीक, अब चलिए बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं एक एक करके इन डेप्थ डिटेल में कि भैया कौन कौन से विटामिन का क्या काम देखा जाता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले विटामिन ए से। देखो, अगर मैं कहानी तुम्हें बोलूं कि आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है विटामिन ए, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैम विटामिन ए का मतलब आंखें, ए का मतलब आंखें। अब देखो ट्रिक से बताऊंगी, समझते चलना बात को। विटामिन ए मतलब आंखें। आंखें अगर स्वस्थ हैं तो आप इजीली अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं, सभी चीज़ों को ठीक से देख सकते हैं, आपका विजन इंप्रूव होगा, आपकी आई साइड इंप्रूव हो जाएगी। तो ए से क्या याद किया? आंखें याद किया। ए से आईज मत करना, ए से आंखें करना। आंखों में क्या पाया जाता है जरा बताओ मुझे। आप कहोगे कि मैम रेटिना पाया जाता है, जहां पर हमारी इमेज बनती है, छवि बनती है। अब जो छवि तुम्हारे इस रेटिना पे बन रही है, तो क्या मैं इससे नाम नहीं दे सकती रेटिनॉल का, कि विटामिन ए को चलो क्या कह देते हैं? रेटिनॉल कह देते हैं। आप बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनॉल कहा जाता है। ए से आंखें याद रखना, आज से अलग डिक्शनरी शुरू करेंगे। ए से आंखें बन जाएंगी, और आंखों में रेटिना, तो रेटिना से क्या बन गया मेरे भाई? रेटिनॉल यहाँ पर बन जाएगा। तो विटामिन ए का संबंध किससे है? आंखों से है, और आंखों में क्या पाया जाता है? रेटिना पाया जाता है। बोलो याद हुआ कि नहीं? आज की क्लास में साथ साथ में याद कर लेंगे, एक भी विटामिन तुम्हें अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। गुड्डू कुमार बिल्कुल चलेगा, ठीक है। चलो, तो इसको हम कहते हैं विटामिन ए, यानी कि रेटिनॉल के नाम से। रेटिनॉल अगर है तो आंखों में इंप्रूवमेंट होगा, आंखें आपकी बढ़िया तरीके से चीज़ों को देख पाएंगी, आपका विजन इंप्रूव हो जाएगा। और विजन इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन मैडम इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें हैं जिनका सेवन करना पड़ेगा, यानी कि क्या इसके मुख्य स्रोत यहाँ पर कहे जाते हैं। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे कि इसके सोर्स, यानी कि इसके मुख्य स्रोत में क्या आता है। अब भाई तुम्हें विटामिन ए चाहिए तो तुम क्या खाओगे? सीजन चल रहा है, गाजर खाओ बढ़िया तरीके से। गाजर के अंदर पाया जाता है बहुत अच्छा कंटेंट विटामिन ए का। इसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, मम्मी हमेशा कहती है ना कि रात को दूध पीकर सोना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि दुग्ध उत्पाद जितने भी होते हैं उनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए की मात्रा आपके शरीर में आपकी आंखों के लिए, विजन के लिए क्या करेगी? हेल्प करेगी। तो इट हेल्प्स इन विजन, आपकी आईसाइट को, आपकी दृष्टि को और मजबूत करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? गाजर में, दुग्ध उत्पाद में। इसके अलावा आप बात करोगे पालक के अंदर आपका पाया जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, पालक है, स्पिनच है, जहां पर आपको विटामिन ए मिल जाएगा।
तो ये मैम इसके मुख्य स्रोत होते हैं। और मेन अगर पूछा जाए ना तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर ही आपके दूध, दही, पनीर ये सब चीज़ें आते हैं। ठीक है, दूध, दही, पनीर, घी ये सब चीज़ें आपके आते हैं। इसीलिए कहती हैं दूध एक बहुत अच्छा सोर्स विटामिन ए का माना जाता है। फिश ऑयल भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैम मिल्क कहा जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हरी सब्जियां नहीं आएंगी यहाँ पे। विटामिन ए के लिए हरी सब्जियों का नाम मत याद करना, वो आगे पढ़ेंगे हम। अब मैम विटामिन ए को आंखें, आंखों से रेटिनॉल तो हमें समझ में आ गया। अगर एक और नाम इसका पूछा जाए तो क्या होगा? एक बार ना पेपर हुआ था तो पेपर में बोल दिया था कि विटामिन ए का दूसरा नाम बताइए। वहां पर ऑप्शन में था कैरोटीन। क्यों होता है? देखो, गाजर एक अच्छा सोर्स है और गाजर का रंग क्या है? आपको नारंगी सा रंग दिखाई देता है। वो नारंगी रंग गाजर का किस वजह से आता है मैम? एक वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं बीटा कैरोटीन। तो याद रखना, गाजर के अंदर यानी कि कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, जो कि इसको क्या करता है? लाल रंग या नारंगी रंग देने का काम करता है। तो इसी कारण से हमने ना विटामिन ए का एक और नाम समझा जिसको कहते हैं कैरोटीन। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार। कैरोटीन तो यहीं से नाम पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे वर्णक होते हैं, जैसे हमने प्लास्टिड्स में भी पढ़ा था कि जो लवक होते हैं ना उसमें क्रोमोप्लास्ट थे और क्रोमोप्लास्ट में रंग देने वाले आ रहे थे, कैरोटिनॉइड्स, मैंने तुम्हें वहां भी बताया था। तो ये आपकी कहानी किसकी हो जाएगी? विटामिन ए की। ठीक। अब मैडम मान लीजिए मैं ना दूध पीता हूँ, ना पनीर खा रहा हूँ, ना ही मैं गाजर खा रहा हूँ, तो मेरी आंखों में समस्या आएगी कि नहीं आएगी? मैं चीज़ों को देखने में दिक्कत करूँगा कि नहीं? बिल्कुल करूँगा। और उसी के बाद मेरी आंखों में विजन में प्रॉब्लम आएगी। मान लो तुम्हें रात में ना ऐसे धुंधला दिखना शुरू हो गया। ये पिक्चर क्लियर दिख रही है सबको? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ एक बार। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर दिख रही है? आप बोलोगे दिख रही है मैडम, लेकिन ये धुंधली दिखाई दे रही है और रात का समय है, अंधेरी रात है। जब रात में आपको कुछ ऐसे धुंधला दिखने लगे ना, तो समझ जाना तुम्हारे शरीर में क्या हो गई है? विटामिन ए की कमी हो गई है, जिस रोग को कहते हैं आपका रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। रात में नहीं दिख रहा है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हुआ? नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पहला रोग। दूसरा क्या देखते हैं कि मैम देखिए हमारी जो, देखो जरा दूसरा रोग बता दूं मैं आपको, ये आंख का बाहरी भाग दिख रहा है, कॉर्निया जिसे हम कहते हैं। कि कॉर्निया जो होती है ना, इसकी झिल्ली आपको आगे की तरफ से खराब होनी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ से भी हमारे विजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी आपकी आंखों के अंदर एक रोग बन जाता है जिसको केराटोमेलेशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है मैडम, आंखों की कमी हुई मतलब विजन की कमी हुई, विटामिन ए की कमी हुई, एक रतौंधी बन गया, दूसरा आपने बता दिया केराटोमेलेशिया बन गया। अब तीसरा एक रोग और बनता है जो कई बार पूछा जा चुका है, जिसको कहते हैं ज़ीरोप्थेल्मिया। भाई आप सब मानते हो कि आपको ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे अगर कभी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, या वही देसी भाषा कि मैम दिल टूट गया, परेशान हो गए, किसी बात से दुखी है, मन विचलित है, रोना शुरू कर देते हैं। और रोते हैं तो आंखों से आंसू बनते हैं। आंसू कहाँ से बनते हैं? ये ऊपर देख रहे हो ये वाली अश्रु ग्रंथि, यहाँ से आपके आंसू बनते हैं। मान लीजिए ये अश्रु ग्रंथि आंसू बना ही ना पाए, दिल में दर्द बहुत है बट मैम रो नहीं पा रहा हूँ, और रो नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब विटामिन ए की कमी है। समझना इस बात को, किसकी कमी है? विटामिन ए की कमी है। तो यहाँ से जो आंसू बनते हैं, ये जो नलिका दिख रही है साइड में, ये आंसू बना करके ट्रांसमिट करती है आगे। ये आंसू बना करके ट्रांसमिट करती है। अब आंसू ही नहीं बनेंगे मतलब आंखें सूख गई, और आंखें सूखना किस प्रॉब्लम को दर्शाता है? आंखों का ड्राई हो जाना, शुष्का पेशाब कहलाता है, यानी कि ज़ीरोप्थेल्मिया नाम का रोग हो जाता है। ये आंख है और बड़ी सुंदर सी आंख तुम्हें दिख रही होगी, बस दिक्कत क्या है? इसकी अश्रु ग्रंथि आंसू नहीं बना पा रही। क्यों नहीं बना पा रही? विटामिन ए की कमी यहाँ पर हो गई है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे एक बार। क्यों भाई, बात क्लियर हो रही है? तो लिख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से 3 रोग होंगे। पहला कहलाता है रतौंधी, यानी कि निक्टेलोपिया कह लो या नाइट ब्लाइंडनेस कह लो। दूसरा होता है केराटोमेलेशिया, जहां हमारी कॉर्निया ओपेक हो जाती है यानी कि अपारदर्शी हो जाती है। तीसरा रोग होता है ज़ीरोप्थेल्मिया, जिसमें आंख से आंसू नहीं बनते। इस रोग को कहते हैं ड्राई आई कंडीशन। क्या हो जाता है? आंखों में सूखा पड़ जाता है। कितने लोगों को ये चीज कभी फील हुई है कि हाँ मैडम आंखें ना सूखी पड़ गई हैं, आंखों से आंसू रोना चाह रहे हैं बट आ नहीं पा रहा? तो अगली बार से याद रखना, कभी ऐसा कुछ लगे तो विटामिन ए की कमी है आपको। ठीक है, विटामिन ए की कमी है तो भरपूर मात्रा में क्या खाना है? दूध पीना है, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं, और गाजर जो है, अभी तो सीजन चल रहा है, पालक खाओ, गाजर खाओ, हरी सब्जियां खाओ बढ़िया करके।
ठीक, तो ये कहलाता है विटामिन ए। जल्दी बताओ, एक थम्स अप का साइन भेजो, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई जल्दी से बताओ, क्लियर है? तो भाई इसे कहते हैं विटामिन ए। मतलब आंखें, और आंखों के अंदर क्या हुआ? रेटिना। रेटिना से नाम याद हो गया रेटिनॉल का। आंखों में ही सारा कुछ चलेगा विटामिन ए के अंदर। पहला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं दूसरे विटामिन पे। ये हमने रोग पढ़ लिए, नाम याद रखना है और कमी से होने वाले रोग याद रखने हैं। दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपके सारे सवाल यहीं से हल हो जाएंगे आने वाले किसी भी एग्जाम में। मैं फिर से कह रही हूँ, एसएससी देने जा रहे हो, रेलवे देने जा रहे हो, ये क्लास तुम्हारे हर पेपर में मदद करने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में मैम ऐसा बढ़िया सा टॉपिक है। चलिए अगले पर आते हैं, और उससे पहले मुझे ये बताओ, अभी प्रेजेंट एज में आप सब तैयारी कर रहे हो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हड्डियों में दर्द होता है? एक थम्स अप का साइन भेजना जरा, कितनों को अभी से हड्डियों में दर्द होता है? जल्दी जल्दी से बताओ। और अगर हड्डियों में दर्द होता है तो फिर मैडम हमको किसकी आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है विटामिन डी की। ए के बाद विटामिन डी आएगा, और डी मतलब हड्डी। देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है कि यंग एज में, अभी 20-22 साल की उम्र नहीं हुई है और अभी से कमर में दर्द, हड्डी में दर्द होना शुरू हो गया है। क्यों होता है ये दर्द? क्योंकि आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है। कैल्शियम की कमी का मतलब क्या है कि मैम हम ना अपनी बॉडी में विटामिन डी नहीं ले रहे हैं। तो अगला विटामिन जिसे कहते हैं, देख रहे हो कितने लोग हैं जिनके अभी से हड्डियों में दर्द है, कमर में दर्द है, अभी से मैम धीरे धीरे लक्षण बढ़ रहे हैं बुढ़ापे के इनके ऊपर। तो पहला विटामिन ए था आंखों के लिए, दूसरा विटामिन आया जिसको हमने विटामिन डी कहा। डी से रिलेट करेंगे हड्डी को, याद होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने कहा विटामिन ए, तो ए से आंखें, और सारा कॉन्सेप्ट आंखों के साथ चला जाएगा। विटामिन डी, तो डी से हड्डी याद हो जाएगा। हड्डी मतलब हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम, और कहीं ना कहीं जब आपकी विटामिन डी की कमी होगी मतलब कैल्शियम की कमी आपको देखने को मिल रही है। देखिए ये अकेला ऐसा विटामिन है जो आपको धूप से मिलता है। अब धूप का मतलब ये नहीं कि तुम दोपहर के 2 बजे उठ करके धूप में जा रहे हो और कह रहे हो अरे राधिका मैम ने कहा था कि धूप में ना विटामिन डी मिलता है, चलो ले लेता हूँ। नहीं, ये सिर्फ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, आप जब सुबह सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं, सनलाइट को लेते हैं, तब आपकी बॉडी में एक पिगमेंट होता है एर्गोस्टेरॉल, जो आपकी बॉडी में बनाता है विटामिन डी को। ठीक है, तो भैया धूप लेनी है, लेकिन सुबह सुबह वाली लेनी है, दोपहर वाली नहीं लेनी। टैनिंग हो जाएगी, काले हो जाओगे, फिर कहोगे अरे मैडम स्किन पे टैनिंग हो गई। ठीक, तो इस विटामिन को, क्योंकि ये कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सनशाइन विटामिन, क्योंकि कहाँ से मिल रहा है ये हमें? सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है। तो पूछ ले कि भैया किसे कहते हो सनशाइन विटामिन? इसी को कहते हैं। बाकी क्योंकि डी वाला कैल्शियम को रेगुलेट करता है तो इसका नाम पड़ जाता है कैल्सीफेरॉल। एक नाम याद रखना इसका, कैल्सीफेरॉल, जो इसका रासायनिक नाम यहाँ पर कहा जाता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? एएलपी रेलवे स्पेशल ऑल सब्जेक्ट चाहिए मैडम, वो आपका एप्लीकेशन पर चल रहा है, आरजे विक्रमजीत ऐप, वहां से आप ले सकते हो। आरआरबी एएलपी स्पेशल सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बो बैच, मैं अभी आपको शो भी कर दूंगी उसको। ठीक है, दिन की धूप के साथ बहुत भेदभाव होता है क्योंकि वो टैनिंग कराती है। तो भैया विटामिन डी से हड्डी, और हड्डी से कैल्शियम, कैल्शियम से नाम पड़ गया कैल्सीफेरॉल। और क्या नाम दिया? सनशाइन विटामिन का नाम दिया। ये आपकी बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को संभालता है। और ये कहाँ मिलेगा? तो इसके सोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेन सोर्स इसका कहा जाता है कि आप दूध का सेवन करें, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी देखो चीज़ है, अंडे हैं, ठीक है, मछली, दूध, घी, ये सारे इसके स्रोत होते हैं। और यही अकेला विटामिन ऐसा है जो एक अपवाद के तौर पे आता है कि भैया कौन सा विटामिन आपके शरीर में बनता हुआ नजर आता है? आप बताओगे विटामिन डी बनता है, क्योंकि हमारे स्किन में जैसे ही अल्ट्रावायलेट किरणें जाती हैं तो ये विटामिन डी को बनाने का काम करती हैं। अब मैडम एक बात और मुझे समझनी है कि इसके लिए ना देखो जरा, ये सारे स्रोत होते हैं। आप दाल का सेवन कर रहे हैं, आप चीज़ खा रहे हैं, ऑरेंज जूस है, एग की बात करूं, मशरूम की बात करूं, बाकी कॉड लिवर ऑयल के ऐसे कुछ कैप्सूल्स भी आते हैं जो भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स माने जाते हैं। इसको कहते हैं फिश कॉड लिवर ऑयल। क्यों भाई, ये कैप्सूल किस किस ने देखे हैं? बताओ जरा एक बार, जल्दी से बताओ एक बार। इसे कहते हैं फिश कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स। ये विटामिन डी में एक अच्छा सोर्स माने जाते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं जरा इसको समझना। इसे कहते हैं फिश कॉड लिवर ऑयल। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, ये जो कॉड है ना, सीओडी,
कॉड वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं कि कॉड एक प्रकार की मछली है। इस मछली के लिवर का तेल निकालते हैं और फिर ये कैप्सूल बनाते हैं। तो ये जो सोर्स है, अगर वो पूछे कि भैया किसका सोर्स अच्छा है, इसमें विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है, लेकिन मैम ये मिलता कहाँ से है? ये मछली है जिसका नाम है कॉड, उसके यकृत का तेल निकाल करके फिर ये कैप्सूल आपको दिए जाते हैं। तो भैया ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब मेरी सलाह ये है कि आप जितना ज्यादा प्राकृतिक भोजन पे रिलाय करोगे, कैप्सूल्स नहीं खाओगे, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो ये काम जरूर से ध्यान रखना। इसके अलावा मान लीजिए अगर किसी की बॉडी में ना विटामिन डी की कमी हो जाती है, मान लो छोटे बच्चों में हो गई, तो छोटे बच्चों की हड्डियां देख रहे हो कुछ ऐसे मुड़ जाती हैं। इस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स की बीमारी। ये हड्डियां देख रहे हैं सभी बच्चों की मुड़ गई है, मतलब नॉर्मल हड्डी अगर सीधी है तो ये हड्डी हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। मैम कुछ ऐसा रोग बन जाता है, इसको कहते हैं रिकेट्स का रोग, जो विटामिन डी की कमी से बनता है। ठीक है, अब ये जितने भी अलग से अपना ज्ञान लगाते हैं कि मैम अमूल का पैकेट वाला दूध पीना चाहिए या गाय भैंस का प्रॉपर दूध लेना चाहिए, तो मेरे भाई जो अवेलेबल हो वो ले लो। तुम बैठे हो किसी ऐसे इलाके में जहां डेयरी है ही नहीं, तो कहां से लाओगे? तो फिर तुम्हें पैकेट वाले से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है पहला रोग, जो कि रिकेट्स का बनता है। बच्चों में अगर होगा तो रिकेट्स की समस्या है, बड़ों में इसी का नाम दे देते हैं ऑस्टियोमेलेशिया का। एक रोग और आता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इस रोग को देख करके आपको क्या लग रहा है कि मैम इस व्यक्ति की ना सारी हड्डी के अंदर क्या हो रहा है? देखो जरा, छेद हो रहा है पूरी बॉडी पर, मतलब पूरी हड्डी पर छेद हो रहे हैं। ये छेद कैसे हुए होंगे? जब इसके यहाँ कैल्शियम जो भी था ना वो निकल निकल के बाहर चला गया होगा। इस रोग को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ऑस्टियो शब्द आता है देखिए हड्डी के लिए, बोन के लिए। ठीक है, और पोर वर्ड किसके लिए आता है? छिद्र के लिए। मतलब आपकी हड्डी में क्या हो गए हैं? पोर हो गए हैं, छिद्र हो गए हैं। अब हड्डी में छेद हो गए तो मैम हड्डी तो कमजोर हो गई ना। गलती से भी अगर ये व्यक्ति गिर गया तो क्या इसकी हड्डी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ एक बार। तो भैया हड्डी टूट जाएगी क्योंकि उसकी हड्डी में छेद हैं। क्यों है? क्योंकि यहां से कैल्शियम निकल के कहाँ चला गया? आपके ब्लड के अंदर चला गया। तो जहां जहां से ब्लड निकला वहां वहां से आपने इसमें छेद जो है वो देखे हैं। तो इसी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों को कमजोर कर देता है। एक नॉर्मल हड्डी को देखोगे तो ये होती है, और एक हड्डी जिसमें छेद हो रखे हैं वो एक ऐसी हड्डी आपको दिखाई दे रही है। इसीलिए कहते हैं कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपनी बॉडी में दूध, दही, घी, इन सभी चीज़ों के सेवन करने चाहिए। आजकल लगता है अरे मैम फैट बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, कैलोरीज बहुत हो जाएंगी, घी का सेवन नहीं करूंगा, है ना, डॉक्टर ने बोला है देसी घी मत खाओ। पिछले जमाने में मतलब आपके दादी नाना क्या कहते थे कि भैया घी, देसी घी कभी मोटापा नहीं बढ़ाता, क्या करता है? ताकत देता है। वो इसीलिए कहा जाता था, हड्डियों को मजबूती देता है। समझ पा रहे हो बात को? तो इसे कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्लियर हुआ? तो डी मतलब हड्डी, और हड्डी में अगर कमी हो गई विटामिन डी की तो रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस नाम के रोग आपके बन जाते हैं। ये आप यहां पर लिख सकते हो कि एक बीमारी रिकेट्स की कही जाती है। ठीक है, रिकेट्स जो बच्चों में कैल्शियम की कमी से हो रहा है, और ऑस्टियोमेलेशिया किसी वयस्क में, किसी एडल्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताइए। 2 विटामिन याद हुए, पहला विटामिन ए और दूसरा विटामिन डी। अब आते हैं तीसरे विटामिन पे। तीसरे विटामिन को जानने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन ऐसा है जो चाहता है कि मैम मेरी स्किन ना एकदम चमकती रहे, एकदम ग्लो करती रहे और बढ़िया से मैं सुंदर सा हो जाऊं? कौन कौन चाहता है? जल्दी से बताओ एक बार। शुभम, वो 499 वाला बैच ना मैं एक सेकेंड आपको शो कर देती हूँ मेरे भाई। देखो वो जो 499 वाला कॉम्बो बैच है फिलहाल के लिए वो आपका ये वाला है। देखिए आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ का इसका प्राइस है कंप्लीट कॉम्बो का 499 का। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। मात्र 4 मार्च तक के लिए इसका प्राइस 499 का है। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया था कॉम्बो बैच, वो ये वाला कॉम्बो बैच है जिसका प्राइस 499 का है। ये बैच आप लोगों को पूरा कंप्लीट कॉम्बो मिल रहा है, यानी कि इसमें भी आप लोगों के सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं। एक सेकेंड। ठीक है भाई, तो आप इसमें अपना एनरोल यहां पर कर सकते हो। चलो हम बात कर रहे थे विटामिन डी के बारे में। तो डी से तो मैम हमें हड्डी क्लियर हो गया। अब जो अगला विटामिन आता है उसे कहते हैं विटामिन ई। ई से मैं क्या याद रखूंगी? ब्यूटी याद रखूंगी, है ना। मैम सबके मैसेजेस आ रहे हैं और सब चाहते हैं कोरियन ग्लास स्किन चाहिए इन्हें, कोरियन त्वचा चाहिए इन्हें। अब वो कोरियन ग्लास स्किन पता है कैसे होती है? वो लोग खाते हैं बढ़िया तरीके से शुद्ध सब्जियां,
जिन्हें कहते हैं ना हरे ताज़े फल और सब्जियां, वो उसका सेवन करते हैं। ब्रोकली हो गई, पालक हो गया, बादाम हो गए, ये इन सभी का सेवन करते हैं, जिस वजह से उनकी स्किन कोरियन वालों की चमकती है। और कुछ एटमॉस्फेयर का भी फर्क होता है। बाकी विटामिन ई से क्या याद रखूंगी मैं? ई से ब्यूटी याद रखूंगी, और ब्यूटी मतलब ये आपके स्किन को चमकाने में मदद करेगी। आप सबने ये वाले कैप्सूल्स देखे होंगे, इवियन के कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। विटामिन ई का इसका फेस मास्क बना करके तुम लोग इस्तेमाल करते हो, चलो चलो चेहरे पे लगा लेता हूँ। तो ये जो विटामिन ई है आपका, ये मुख्य तौर पे आपकी ब्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब स्किन को ना चमका देता है, स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे हमारी ग्रीन टी, देसी चाय दूध वाली मत पिया करो, ग्रीन टी अगर आप पियोगे तो आपकी बॉडी से जितने भी जहरीले पोषक तत्व, जहरीले तत्व होते हैं उनको निकाल देता है। तब आपकी स्किन पे क्या हो जाता है? ग्लो आना शुरू हो जाता है। दूसरा काम, ब्यूटी चाहिए तो भैया भर भर के पानी पियो, मतलब भर भर के मतलब कम से कम दिन में 8 ग्लास पानी तो आप पी ही रहे हो। 2-3 ग्लास पानी से कुछ भी नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा, इनके जो सोर्स होते हैं वो पूछता है आपसे कि विटामिन ई का सोर्स क्या है। तो विटामिन ई के लिए बादाम, मूंगफली, पालक, एवोकेडो नाम का एक फल आता है, नहीं मिलता यूजुअली तो छोड़ो, पालक मिल रहा है, पालक खा लो, मूंगफली खा लो, बादाम खा लो, ये सारी चीजें। इसी विटामिन ई को हमने रिलेट किससे किया? विटामिन ई ब्यूटी, इसको कहते हैं ब्यूटी विटामिन, और इसका नाम है टोकोफेरॉल। इसका नाम क्या बन जाता है भैया? टोकोफेरॉल नाम बन जाता है। कहाँ कहाँ मिल रहा है ये मैंने आपको इसके सोर्स बताए। मदद किस में कर रहा है? मदद कर रहा है मैम हमारी इस प्रकार की त्वचा को बनाने में, ग्लोइंग स्किन को बनाने में। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अब बात आती है, ये तो ठीक है मैम, इसके अलावा इसका एक काम और होता है, जिसे कहते हैं हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन का। आपके जितने भी प्रजनन अंग होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक हेल्दी ग्रोथ के लिए ये विटामिन आपका मदद करता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए, आपके जितने भी जनन अंग हैं उनकी ग्रोथ भी बढ़िया तरीके से होती रहे, उसमें भी विटामिन ई हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, इसको हम 2 नाम से जानते हैं, एक तो ब्यूटी विटामिन, दूसरा रिप्रोडक्टिव विटामिन। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ कराता है। अब मान लो किसी के प्रजनन अंग ठीक से काम नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं, बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसकी कमी से जो रोग बनता है ना, उसको कहते हैं स्टेरिलिटी, या फिर कहा जाता है बांझपन। ठीक है, इसकी कमी से रोग क्या हो रहा है? बांझपन का रोग हो जाता है, व्यक्ति बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो जाता है। तो इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? स्टेरिलिटी से बचा रहा है, स्टेरिलिटी से बचा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन। 2-3 नाम इसके याद हुए, ई से ब्यूटी, फिर रिप्रोडक्टिव विटामिन, फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। कहाँ मिलेगा? सभी हरी ताजी सब्जियों में, फलों में, गेहूं में, आपके चने मटर, इन सभी चीजों के अंदर मिल जाता है। एक एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर को सुंदरता के लिए, मतलब ब्यूटी बनाने के लिए ये हेल्प कर रहा है। दूसरी बात, आपकी मांसपेशियों में, आपकी आरबीसीज को शेप भी ये दे देता है। तो बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? ए से आंखें रेटिनॉल, डी से हड्डी कैल्सीफेरॉल, और ई से ब्यूटी टोकोफेरॉल। 3 विटामिन याद कर लिए हमने। अब आएगा अगला विटामिन, जिसे कहते हैं विटामिन के। के मतलब कुछ और नहीं याद करना मैम, एक नाम याद करना है, के से क्लॉट। क्लॉट के साथ जितनी भी, जहां भी तुम्हें हरियाली दिखाई दे, हरियाली मतलब ग्रीन कलर, चाहे वो सलाद हो चाहे वो सब्जी हो, उन सभी में पाया जाता है विटामिन के। के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। के से मैंने जो आपको अभी एक ये बताया नाम, ये भी याद रखना। मतलब जहां कहीं भी देखो, पालक है, मेथी है, गोभी है, ठीक है, आपका जो भी हरे हरे रंग की सब्जी या फल आ रहे हैं, इनके अंदर पाया जाता है विटामिन के, और के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। अब मैडम मान लीजिए मेरी बॉडी में ना इस विटामिन के की कमी हो गई तो क्या होगा? अगर विटामिन के नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में ना इस प्रकार के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी में हल्का सा कट लगेगा, पूरा खून जो है वो बहना शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी से ब्लड लॉस होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि खून की कमी भी आपको बॉडी के अंदर हो जाती है, या मैं कहूँ कि खून इतना बहेगा, इस बीमारी को हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई नाक से खून आ रहा है, हाथ पे तुरंत रैश पड़ रहा है। क्यों? बॉडी में विटामिन के नहीं है। के का काम होता है थक्का बनाना, कि देखो तुम मानते हो ना कि एक हल्का सा कट अगर मान लीजिए आपके हाथ पर लग जाता है तो कुछ देर बाद खून बहना बंद हो जाता है, फिर क्या बन जाता है? वहां पर एक थक्का बन जाता है मैडम। उस थक्के को मैं क्या कहती हूँ? क्लॉट कहती हूँ। उसी थक्के को क्लॉट कहा जाता है, और वो विटामिन के बनाता है। कहाँ से मिलेगा? हरी सब्जियों से। लेकिन मैम हम क्या खाते हैं?
हम तो खाते ही नहीं हरी सब्जियां, मम्मी ने अगर पालक बना दिया, लौकी बना दी, तो ना ना ये कौन खाता है, ये तो हम खाते ही नहीं है। इन सभी चीज़ों में विटामिन के मिलता है। तो याद रखेंगे, विटामिन के को कहा जाता है कि ये क्लॉटिंग में मदद करता है, और क्लॉट अगर नहीं बनेगा तो निश्चित तौर पे ही आपकी बॉडी में खून बहना शुरू हो जाएगा। तो नाम क्या हो गया इसका, फाइलोक्विनोन नाम बन जाता है। पालक, ब्रोकली, अंडे की जर्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मतलब जहां पर तुम्हें हरी सब्जी दिखाई दे बस वहां पर नाम याद कर लेना विटामिन के का। ठीक है, इसको कहते हैं विटामिन K1। आप बोलोगे मैम K1 क्यों कह रहे हैं इसको? भाई K1 से क्या मतलब है? जैसे रावण के 2 भाई थे ना, एक कुंभकर्ण था, एक विभीषण था, ऐसे ही विटामिन के 2 भाई हैं। एक K1 है, एक K2 है और एक K3 है। ये K1 को रावण की तरह समझना कि मतलब ये क्या है, ये आपका विटामिन K1 फाइलोक्विनोन है। एक K2 भी आता है और एक K3 भी आता है। K2 को कहते हैं मेनाक्विनोन और K3 को कहते हैं मेनाडायोन। ये 2 नाम और याद करके चलना। ये आपके दही के अंदर पाए जाते हैं, आंतों में बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके अंदर पाए जाते हैं। याद करो, तुम्हें मैंने एक बार बताया था कि आपकी आंतों के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रहते हैं, और वो रह करके क्या कर रहे हैं, आपके गट की हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं कि भाई बॉडी के अंदर हमारा जो गट है, जो हमारा आमाशय है ना, ये बढ़िया तरीके से काम करे। तो गट की हेल्थ को बनाने के लिए जो हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो K2 के सोर्स से मिलते हैं, आंतों के बैक्टीरिया के अंदर। आंतों में एक विटामिन पाया जाता है, तुरंत बता देना K2 पाया जाता है। K2 नहीं तो K लिखा होगा। क्यों भाई, जल्दी से बताओ, एक बार समझ आ रही है कहानी की नहीं? एक थम्स अप का साइन फटाफट से शेयर कर दो कि मैम अपने को विटामिन के तक समझ में आ गया, जो भी चीजें हमने समझी हैं यहाँ पे। और K3 वाला दही में पाया जाता है, जो लोग दही खाते हैं ना तो उनको मिलता है विटामिन K3। मदद क्या करेगा, मदद कर रहा है क्लॉटिंग में। किस में मदद कर रहा है, खून का थक्का जमाने में। और इसी प्रकार से अगर थक्का नहीं जमा तो खून बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, खून बहना शुरू हो जाता है। देखिए कितना प्यारा आंसर कर रहे हैं उज्जवल कुमार, कह रहे हैं लैक्टोबैसिलस। बिल्कुल सही भाई, आंतों के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो याद रखना, ये 4 विटामिन अपन ने पढ़े। 4 कौन कौन से, A, D, E और K। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ मुझे। अब पढ़ेंगे विटामिन, इसकी ट्रिक भी लिख लो भाई। विटामिन A, D के बाद E से हमने याद किया था ब्यूटी, और विटामिन K से हमने क्लॉट को याद किया। क्लॉट मतलब हिंदी में कहते हैं खून का थक्का, और इसी से हमारा नाम बन गया था फाइलोक्विनोन। ठीक है, बाकी K के बाद K1 के बाद K2 और K3 भी आपके साथ में आते हैं। B12 के बारे में बताइए। अब आएंगे B और C पे। तो यहाँ तक कि जितने भी हमने 4 विटामिन पढ़े ना, A, D, E, K, इसको एक ट्रिक से याद किया कीड़ा के नाम से। भाई KEDA, ये चारों क्या होते हैं, आपकी बॉडी में ना कुछ कुछ महीनों तक, कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, कोई 15 दिन, कोई 30 दिन इकट्ठा होके रहता है। कहाँ पे इकट्ठा होता है, हमारे वसा में, हमारे लिवर के अंदर, यकृत के अंदर जो वसा होता है उसमें घुल करके ये कुछ महीनों तक आपके बॉडी में रहते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं। जहां जरूरत होती है वहां पर ये काम कर देते हैं। क्या मेरी इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब पढ़ेंगे, ये तो सब वसा में घुल गए, अब पढ़ते हैं पानी में घुलने वाले, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन आपके कहे जाते हैं। चलो भाई, अब जब वाटर सोल्यूबल की बात आती है उसमें 2 नाम आते हैं। देखिए, एक आता है विटामिन बी का और एक आता है विटामिन सी का। ठीक है मैम, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। अरे पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल के टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर मिलेगा। कहाँ हो रहे हो तुम लोग? एक बार लिंक चेक करो, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक है फॉर पीडीएफ, ज्वाइन दिस लिंक। वहां पे जाओ। मैंने कल वाली क्लास का पीडीएफ भी कल की क्लास के तुरंत बाद डाल दिया था, और परसों वाली क्लास का पीडीएफ भी आपका जा चुका है। तो एक बार वहां पे जाइए और चेक कर लीजिए। मैम ये क्लास डेली होता है यूट्यूब पे? हाँ जी, ये क्लास आपकी डेली होती है दोपहर, आई मीन सुबह 11 बजे। तो रोज सुबह 11 बजे आप अपनी क्लास को कर सकते हो। ठीक है, के 2 भाई हैं भैया, के 2 भाई हैं। K1 जिसे हमने नाम दे दिया, और K2 और K3 बन जाता है। तो ये के 2 भाई हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं बी पे। अब बी के नाम किसी किसी को याद होते हैं, किसी को नहीं होते। खैर कोई बात नहीं मैम, हम आज की क्लास में याद कर लेंगे। बी में अलग अलग नाम आते हैं, B1 से लेकर के B12 तक। B1 होता है, फिर B2 होता है, फिर B3 होता है। ठीक है, फिर आता है 5, 6 और 7, फिर आता है 9 और 12। ठीक है भाई,
विटामिन B1 से लेके B12 तक सारे विटामिन पानी में घुलते हैं, और इसके बाद एक और आता है जिसको विटामिन सी कहते हैं। तो ये जो सारे के सारे बी वाले हैं ना, इनको मैं क्या नाम दे सकती हूँ? बी कॉम्प्लेक्स का नाम दे सकती हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं छाले हो गए ना, बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खा लो। तो बी कॉम्प्लेक्स की गोली क्या होती है? वो यही वाला विटामिन बी होता है जिसमें सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके विटामिन B1 से। B1 की अगर मैं बात करूं तो भैया B1 कई सारे स्रोत के अंदर मिलता है। इसका नाम होता है थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन होता है। कुल मिलाकर के बी में सारे विटामिन आपको दिखाई देंगे, और आपके बाकी के 4 विटामिन वसा में घुलते हैं। अभी एक चीज जरूर करना, जिन्होंने भी सेशन को शेयर नहीं किया है भाई, मेरे एक बार जल्दी से जाओ और क्लास को फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखिए क्लास 1 शॉट है, लंबी चलेगी। और जितने भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, अगर चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, तो सेशन को एक बार जल्दी से ना सबसे पहले लाइक कर देना। जिन्होंने भी नहीं किया, मतलब मैम इतनी कंजूसी का है किस बात का इतना तुम्हारा इनकम टैक्स कट रहा है, ये बताओ। ठीक है हितेश, तो सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए जिनको भी चीजें क्लियर हो रही हैं बढ़िया तरीके से, और अपने हर भाई बंधु तक पहुंचा देना। मतलब मैम कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो शुरू करते हैं विटामिन B1 को। अभी तो हमें कार्ब्स भी पढ़ने हैं, अभी तो ये क्लास आपकी लंबी चलेगी आज, क्योंकि टॉपिक खत्म होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और आगे बढ़ गए। मैं आपको ये वादा किया था कि एक एक चीज आपकी इस सेशन में कवर कराई जाएगी। इसका मतलब कराई जाएगी हर क्लास को 1 शॉट, इसीलिए बोला था कि देखो भाई मैं 1 शॉट क्लास रखने वाली हूँ। ठीक है, चलिए B1 की बात करें मैम, ये ढेर सारे हमें इसके सोर्सेज जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसको कहा जाता है थायमीन। क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। सोर्स बहुत सारे हैं, अपने को बी वालों के ज्यादा सोर्स नहीं याद करने, लेकिन ये याद करना है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, इसकी कमी से रोग जो है वो कौन सा आपका बन जाता है। तो सबसे पहले अगर हम B1 में बात करें थायमीन की, तो देखिए थायमीन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड लिपिड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये ना आपके शरीर के अंदर पूरा चयापचय कराने में मदद करता है, अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, आरबीसी में इकट्ठा होकर के रहता है। लेकिन मैम इसकी अगर कमी हो जाए, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, तो एक रोग बनता है जिसे कहते हैं बेरी बेरी। सबने सुना है कि नहीं? एक थम्स अप का साइन भेजो। वादा किया तो निभाना पड़ेगा भाई। देखो मुझे तो तुम्हारा वादा भी दिख रहा है, तुमने वादा किया था डे 21 तक डेली क्लास करेंगे, तो मुझे आप सब ऐसे ही चाहिए 21वें दिन तक, एक नहीं दो नहीं 21वें दिन तक। ठीक है, चलो तो B1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी नाम का रोग होता है। और इस बेरी बेरी का असर कहाँ पड़ता है? दिल और दिमाग पे, ब्रेन पे अफेक्ट करेगा और आपके हार्ट पर अफेक्ट करेगा। दोनों के फंक्शनिंग को रोक देता है। मतलब मैम दिल भी ठीक से काम नहीं करेगा और आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं बेरी बेरी नाम का रोग। ये बेरी बेरी क्या करा रहा है? ये बेरी बेरी कराता है आपके दिल और दिमाग पर असर। ठीक है, अब देखो ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, मैं फिर से कह रही हूँ काम काम की चीजें पढ़नी है। वर्निक इंसेफेलोपैथी नाम का एक रोग और भी आता है, बट अपने को नहीं करना मैम, आज तक पूछा ही नहीं गया। ठीक है, ये हालांकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और जिसकी वजह से हम चीजों को ना अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। अब आते हैं विटामिन B2 पर। कितने लोगों को ऐसा फील हुआ है कि होठ साइड से फट रहे हैं? क्यों भाई, ठंड आती है तो ऐसा लगता है ना कि देखो साइड से ना होठ फटना शुरू हो जाते हैं इस टाइप से, या जीभ पर आपको कुछ अलग से निशान बनने शुरू हो जाते हैं, या आपको आंखों में जलन हो रही है, खुजली हो रही है। कभी हुआ है ऐसा? अगर हुआ है, और खास तौर पर ये तो सबको हुआ होगा, जिसको हम चीलोसिस कहते हैं। चीलोसिस में ना साइड से होठ फट जाते हैं। इस रोग को कहते हैं विटामिन B2 की कमी। आपके शरीर में किसकी कमी हो रही है? विटामिन B2 की कमी हो रही है। B2 दरअसल आपका एक ऐसा विटामिन होता है जो सहायता करता है। किसमें सहायता करता है मैम? किसी भी प्रकार के रोग से हमें जल्दी से रिकवरी कराने में मदद करेगा। मान लो किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, ठीक, मलेरिया से वो ठीक कब होगा? जब उसकी बॉडी में विटामिन B2 बढ़िया मात्रा में होगा। अगर मान लीजिए उसको मलेरिया हो गया और साथ में उसकी बॉडी में B2 भी नहीं था, तो भैया वो मलेरिया से तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मलेरिया से रिकवर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि B2 नहीं है। B2 सहायता करता है आपकी जल्दी से ठीक होने में। एक बीमारी अगर तुम्हें हो गई तो फटाफट से ठीक करने में मदद करने का काम B2 का होता है। दूध में, अंडों में ये पाया जाता है, इसीलिए इसको सह एंजाइम, सहायता वाला एंजाइम कहते हैं, को एंजाइम का नाम देते हैं। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, क्योंकि पूछता है कि कौन सा विटामिन को एंजाइम के तौर पे जाना जाता है। समझ आया कि नहीं आया?
ठीक, तो इसे कहते हैं विटामिन B2। B2 सहायता कर रहा है, माइग्रेन किसी को हो जाए उसमें मदद करता है। इसकी कमी अगर हो जाती है तो आपके होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, गला सूखना शुरू हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, आपकी बॉडी में मलेरिया से आप जल्दी रिकवरी नहीं कर पाते हो। इसको पीला एंजाइम भी कहते हैं, इसको पीला एंजाइम भी कहते हैं, येलो एंजाइम भी इसे कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये कहानी थी B1 की। B1 की कमी से बेरी बेरी और B2 की कमी से होंठ फटने शुरू हो गए, यानी कि राइबोफ्लेविन इसको हमने कहा है। अब आता है तीसरा जिसको हम कहते हैं B3। B3 वाला जो विटामिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैम? क्योंकि अगर हमसे B कॉम्प्लेक्स में से कुछ विटामिन पूछता है तो उसमें से एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। B3 का नाम होता है नियासिन। सुनना और समझना आप ध्यान से। B3 का नाम होता है नियासिन। ये जो नियासिन आप देख रहे हो ना, इस नियासिन को बेसिकली अगर बॉडी में कमी हो जाती है, मान लो मैं विटामिन B3 नहीं खा रही हूँ, मैं मक्का बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, तो मेरी बॉडी में विटामिन B3 कम हो जाएगा। या फिर मैं आपसे बात करूँ कि मशरूम, ईस्ट, मीट, फिश, अंडे, ड्राई नट्स, ये सब चीज़ें मैं नहीं खा रही हूँ, तो B3 की जब कमी होती है तो एक रोग बनता है जिस रोग को कहते हैं पेलिग्रा। क्या रोग कहते हैं? पेलिग्रा। अब इस रोग से कई बार सवाल आया है, अगेन इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। पेलिग्रा होता क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर जब पेलिग्रा होता है तब उसकी बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं, जैसे उसकी स्किन पर ना ऐसे दाग बनने शुरू हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, जब उसकी बॉडी में क्या पाया जाता है? विटामिन B3 की कमी, यानी कि पेलिग्रा हो गया है। ये देख रहे हो कैसे बॉडी पे रैश बने हुए हैं, हाथ पे, बॉडी पे, नेक पे, कहीं पर भी B3 की कमी से होते हैं। पहला चीज, स्किन पे इन्फेक्शन हुआ, डर्माटाइटिस कहते हैं, डर्मा मतलब स्किन, और स्किन पे हो गया इन्फेक्शन। दूसरा रोग सुनो, व्यक्ति को लूज मोशंस हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। तीसरा भाग, इसको भूलने की बीमारी हो जाती है। पेलिग्रा नाम की बीमारी में 3 लक्षण दिखते हैं, जिसको हम क्या क्या कहते हैं? आप एक बार लिख सकते हैं इसे। विटामिन B3 को मैंने कहा नियासिन, इसकी कमी से हुआ पेलिग्रा, और पेलिग्रा में पहला लक्षण क्या दिखा? डर्माटाइटिस मतलब त्वचा पे इन्फेक्शन हो गया। दूसरा मैडम डायरिया व्यक्ति को हो गया। तीसरा, उसको ना कुछ याद ही नहीं रहता, भाई कितना भी याद कर ले, तो उसे कहते हैं डिमेंशिया, यानी कि भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी। और मानो अगर वो लक्षण से भी ज्यादा फैल रहा है ना, तो आप कहोगे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि डेथ हो जाएगी। तो इस लक्षण को कहते हैं 3D सिंड्रोम। 3D मतलब D, ये देख रहे हो ना, 3 बार D आ रहे हैं इसके लक्षणों में, और चौथा D फिर D डेथ के लिए हो जाता है। तो 3D या 4D अगर कहीं मिल जाता है तो याद रखिएगा ये किसके लिए आ रहा है? आपके विटामिन B3 के लिए आ रहा है। तो नियासिन की कमी से हो गया पेलिग्रा। और क्योंकि ये नियासिन आपको क्या कर रहा है भाई? पेलिग्रा से बचा रहा है। मैं यही तो कहूंगी कि ये विटामिन आपको डेफिनेटली इस रोग से बचाता है, इसीलिए मैं इस विटामिन को कहती हूँ PP। PP मतलब होता है पेलिग्रा प्रिवेंटिव। ये पूछा जा चुका है कि कौन सा है विटामिन PP। आप कहोगे अरे भैया हमें क्या पता, अभी सवाल लगाऊंगी तब देखूंगी कितने पानी में हो। तो इसे कहते हैं PP मतलब ये पेलिग्रा से बचाता है, पेलिग्रा निवारक कारक कहा जाता है। 4D सिंड्रोम है मैम, जी हाँ। कई बार D ये डेथ वाले को कंसीडर नहीं करते, 3D या 4D सिंड्रोम इसको यहाँ पे कह दिया जाता है। तो ये होता है विटामिन B3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी ले रहा है। बाकी देखो ये पूरी PDF में ना आपके लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं वहां पर अपलोड करा दूंगी। और देखो तुम लाइक नहीं किए हो, अगर चीजें समझ आ रही हैं तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देना, बिना कंजूसी के, अगर ईमानदारी से, ठीक है, अगर ईमानदारी से चीजें क्लियर हो रही हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक कर जरूर देना। जितने भी यहाँ पर हमारे साथ भाई बंधु बने हुए हैं, लाइक की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है हमको। चलिए भाई, तो इसे कहते हैं विटामिन PP। आओ आगे बढ़ते हैं। तो PP तक तो मैम हमें समझ में आ गया। ये विटामिन B3 कहाँ मिलेगा? मूंगफली में, राजमा में, ये जो शिमला मिर्च है इसके अंदर, ये ब्रोकली है, मशरूम है, इसे बेल पेपर कहते हैं। हरी शिमला मिर्च तो तुम समझ जाते हो, लेकिन हरी से हटके जो पीली, लाल और नारंगी वाली शिमला मिर्च आती है ना, इसको बेल पेपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो इसको बेल पेपर यहाँ पे कहा जाता है। ये पूरे नोट्स जो भी आपके लिखे हुए हैं ना, मैं ये सारी चीजें आपके टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगी, वहां से आप बढ़िया तरीके से लिख लेना। जो जिसका भी रह जाए वो एक बार इस वाले नोट से लिख लेना, ये सब मैं आपका अपलोड करा दूंगी। जो जो मैंने समझाया है वो सब इसमें लिखा हुआ है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला आता है जिसे कहते हैं B5।
अब B5 की जब बात आती है, ये 5 से नाम आया पेंटो। पेंटो मतलब 5 के लिए आता है ना पेंटो, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, तो 5 से पेंटो याद रहेगा। B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 आया पेंटोथेनिक एसिड। ये तुम्हारे बालों के लिए, तुम्हारी त्वचा के लिए मदद करता है। आपके बाल झड़ेंगे नहीं, बाल सफेद नहीं होंगे अगर B5 बढ़िया तरीके से आपने कंज्यूम किया हुआ है। हड्डियों में दर्द नहीं होगा, स्किन पे कोई दाग नहीं बनेगा। इन सब के लिए तुम्हें क्या लेना है? B5 लेना है। अर्थराइटिस में, पार्किंसन के रोग में ये मदद करता है। और डेफिनेटली मैम अगर त्वचा और बालों के लिए अच्छा है तो मान लो अगर इसकी कमी भी हो जाएगी तो त्वचा हमारी खराब होगी, मतलब स्किन पे रैश आएंगे, और साथ साथ में हमारे घुटनों में या हमारी हड्डियों में या हमारे बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। लगभग ऑल वेजिटेबल्स के अंदर ये आपको मिल जाता है, लगभग थोड़ी थोड़ी मात्रा इसकी सभी सब्जियों के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, सभी सब्जी में इसकी मात्रा पाई जाती है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? तो B5 से पेंटो, लेकिन 5 के बाद क्या आया मैम? 5 के बाद आता है जिसे कहते हैं B6, और B6 ना B2 की तरह काम करता है। B6 मतलब B2 की तरह काम करता है। B2 कैसे काम कर रहा था? सहायता कर रहा था मैम। ऐसे ही हमारा B6 भी क्या करता है? सहायता करता है। इसे भी कहते हैं कोएंजाइम। बस कुछ और मत याद रखना इसमें, इसका नाम होता है पाइरिडॉक्सिन, और ये भी क्या करता है? सहायता करता है आपके बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार से, किसी भी पाचन में, ग्लूकोज का हो, लिपिड का हो, अमीनो अम्ल का हो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसकी भी अगर कमी होगी तो त्वचा में इन्फेक्शन हो जाएगा, लाल खुजली वाली त्वचा हो जाएगी, दिमाग पे सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो B5 मतलब पेंटोथेनिक एसिड, और 6 मतलब पाइरिडॉक्सिन। 6 वाला भी कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है। वो पूछेगा कोएंजाइम कौन कौन है, तो B2 है और B6 है। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ एक बार भाई, याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बायोटिन क्या है। ये बायोटिन B7 को कहा जाता है, और इस B7 के लिए सबसे ज्यादा हेल्प आपके बालों को मिलती है। यानी कि अगर आप ब्रोकली खा रहे हो, भाई आप में से कितने लोग चाहते हो कि आपके बाल तुरंत से काले हो जाएं, अगर किसी के भी इस उम्र पे सफेद हो लिए हैं तो, और बाल हमारे बढ़िया घने और बढ़िया अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएं? कितने लोग चाहते हैं भाई? जल्दी से बताओ एक बार। शरीर में जो पथरी होती है उसका क्या कारण है? पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, वो हम आगे बात करेंगे। किडनी में और गुर्दे में आपकी जो पथरी होती है या पित्त की थैली में होती है, वो आगे बात करेंगे। आप में से सब चाहते हैं ना कि मैम बाल बढ़िया हो, तो देखो ये जितनी लिस्ट है ना, इसको खाना शुरू कर दो। क्या है मैम? ब्रोकली है, शकरकंद है, पालक है, कॉलीफ्लावर यानी कि आपकी गोभी है, दाल है, जितने भी बीज नट्स मेवे होते हैं, सूखे मेवे, मूंगफली, इन्हें कहेंगे, मशरूम है, अंडे, चीज, बनाना, ये चीजें विटामिन B7 में भरपूर मात्रा में होती हैं। और B7 मतलब बायोटिन, और बायोटिन मतलब बाल। सीधे सीधे तुम्हारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। नाखूनों की ग्रोथ हो, बालों की ग्रोथ हो, उसके लिए हम किसको देखते हैं? B7 को देखते हैं। B7 मतलब बायोटिन। ये जो साथ होता है ना, ये हरा भरा साथ होता है। देखो इसे कहते हैं विटामिन H। H मतलब हेयर के लिए, H से याद रखना हेयर, हालांकि इसको कहा जाता है विटामिन H। और दूसरा इसको कहते हैं विटामिन, या मैं कह सकती हूं कोएंजाइम R। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन दोनों नामों से भी जाने जाते हैं, और B7 है ये। तो एक कोड याद रखना HR7 है ना, HR की हरियाणा वाली गाड़ी चलती है ना, HR7, तो बस ऐसे याद रखना। H विटामिन B इसी को कहते हैं, R B इसी को कहते हैं, और B7 भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। मतलब आज की क्लास में ना तुम्हें बायोलॉजी तो मिल ही रही है, साथ साथ में तुम्हें डाइटिशियन का भी एक वो अच्छा सा इंपॉर्टेंट रोल पता चल रहा है कि भाई डाइट में क्या खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसीलिए बायोलॉजी बड़ी हेल्पफुल होती है, मतलब आपके हेल्थ को भी और अच्छा करके रखती है। हेड एंड शोल्डर लगा लगा के बाल सफेद कर रखे हैं इन्होंने, है ना, बर्बाद कर देते हैं बालों को, तो वो काम मत करो। अच्छा डाइट लोगे, बॉडी तभी काम करती है जो चीजें आप बॉडी में खा रहे हैं। बॉडी में क्या इंटेक कर रहे हो, यही सब कुछ डिपेंड करता है कोई भी रोग अगर आपको बनता है तो इसीलिए अच्छी चीजें खाइए और बढ़िया से अपने बालों को मजबूत करिए। हेयर लॉस, आंतों में प्रॉब्लम होना, आंखों में प्रॉब्लम होना, ये सब चीजें दिखाई देती हैं अगर इसकी कमी हो जाती है। ठीक है भाई, इसका रोल कहाँ आएगा? बालों में और नाखूनों में। बोलो याद हुआ कि नहीं? तो B7 तक अपन ने याद किया है। इसके बाद अगला आता है विटामिन B9। अब देखिए जब बात आती है ना B9 की, तो ये विटामिन B9 के तौर पे हम क्या याद करेंगे?
आप लोगों की कई बार एक चीज सुनी होगी कि घर में मम्मी बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाती हैं और कहती हैं डॉक्टर साहब देखिए मेरा बेटा ना खाता तो बहुत है मगर इसको लगता नहीं है, पता नहीं इसके शरीर में कुछ लग ही नहीं रहा है, तो आखिर क्या समस्या है। तो भाई डॉक्टर साहब कहेंगे कि देखो भाई इसको यहाँ पर खा तो बहुत रहा है लेकिन लग इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी है, मतलब बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, बच्चे का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो B9 को कहते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड यानी कि आयरन की कमी नहीं होने देता, ठीक है। B9 लगभग आपके संतरे में, पपीते में, राजमा है, ब्रोकली है, पालक है, आपकी ब्रेड हो गई और एस्पैरागस, दाल, राजमा, चने, इन सभी चीजों में पाया जाता है। और ये मुख्य तौर पे क्या काम करेगा, RBC को बनाएगा यानी कि तुम्हारे लाल रक्त कणिकाओं को बनाएगा, आपकी भूख बढ़ा देता है, कहते हैं ना बच्चे को भूख ही नहीं लग रही है, भूख को बढ़ा देता है और पचे हुए भोजन के अवशोषण में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो लिख देता है कि बच्चे का विकास क्यों रुका हुआ है, इसलिए रुका हुआ है, ठीक है, इसलिए रुका हुआ है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी, इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। आयरन की मात्रा होती है, फोलिक एसिड को जब हम पढ़ते हैं तो आयरन की कमी, एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। इसकी वजह से RBC ठीक से नहीं बन पाते और मुंह में छाले हो जाते हैं। आप लोग कई बार सुनते होंगे कि भाई गर्मी हो रही है बॉडी में तो मुंह में छाले हो गए हैं, और वो छाले के बाद तुम क्या करते हो कि छालों को ठीक करना है, क्या करेंगे, जाओ जरा गोलगप्पे का पानी पियाते हैं और तीखा कुछ खा लेते हैं, छाले ठीक हो जाएंगे। कितने लोगों ने ये काम किया है मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार फटाफट से। रोज सुबह 11 बजे प्रिया क्लास होती है, डेली सुबह 11 बजे, टाइमिंग याद रखना, बाकी मैम तो तुम्हें यही मिलेंगी रोज 21 दिन 21 मैराथन में, ठीक है। चलो, तो जो भी ये काम करता है अगली बार से याद रखना, आपके शरीर में B9 की कमी हो गई है, इन सभी चीजों का सेवन बढ़िया तरीके से करिए। एनीमिया नाम का रोग मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। देखो हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि RBC बना रहा है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है। अगर मैं आपसे कहूँ RBC ही नहीं बन रहा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, इसका मतलब एनीमिया हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है, कनेक्ट करके चलो, ये नहीं है कि मैम ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, समझ के चलो, बेस बना के चलो। आज की करी हुई पढ़ाई तुम्हें आगे तक मदद करेगी, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तो बेस बना करके चलिए। सवाल 10 करके चले जाने से सिलेक्शन नहीं होता, एग्जामिनर ने घुमा दिया सवाल तो तुम बैठे हो यार हम तो B2 याद करके आए थे, B9 आ गया, आप क्या करें। तो याद करना, इसे कहा जाता है B9। नाम क्या है, फोलिक एसिड, फोलेट, इन सभी नामों से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। अगला और आखिरी विटामिन B कॉम्प्लेक्स का B12, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं। विटामिन B12 का कुछ खास मुझे ऐसा सोर्स नहीं दिखाई देता जो आपको प्लांट बेस्ड दिखाई दे, लगभग इसके सब एनिमल सोर्सेज होते हैं, यानी कि ये आपका मेनली नॉनवेज सोर्सेज में पाया जाता है। बाकी बादाम है, देखो इधर बादाम है, दूध है, ये इसके एक सोर्स होते हैं जो कि आप प्लांट बेस्ड कह सकते हो। इसके अलावा मछली है, केकड़ा है, चीज है, चिकन है, अंडे हैं, लाल मीट है, इन सब में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, और साथ साथ में ये एक अकेला ऐसा विटामिन है जिसके पास धातु पाई जाती है। कौन सी धातु होती है यहाँ पे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। क्यों भाई, कौन सी धातु होती है विटामिन B12 के अंदर। तो यहां पाई जाती है कोबाल्ट, इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन, ठीक है। साइनोकोबालामीन में कोबाल आ रहा है तो कोबाल्ट से कोबाल्ट को याद करोगे। कोबाल्ट नाम की धातु यहाँ पर पाई जाती है, अकेला विटामिन जिसके अंदर धातु की उपस्थिति होती है, एक मेटल पाया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर स्पाइरुलिना एक अच्छा सोर्स मानते हैं। लिवर, मीट, मछली, अंडे, ये सब चीजें मैंने आपको बताई ही हैं। ये DNA के गठन में, RBC के गठन में मदद करता है और आपके ब्रेन के सभी सिस्टम को मेंटेन करने में, ग्रोथ में भी मदद करेगा। इसकी कमी से क्या हो जाता है मेरे भाई, एनीमिया हो जाता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं और उनसे ये पूछ लिया जाए कि एनीमिया किस किस विटामिन की कमी से होता है, आप बताओगे B12 और इससे पहले B9। B12 और B9। एनीमिया B6 की कमी से भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन देखो सब में ना अलग अलग वैरायटी है। जैसे हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो मैंने कहा B9 की वजह से हो रहा है, B6 में भी एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होता है। इस वाले के अंदर क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, मतलब जो हमारे RBC होते हैं ना उनका शेप बदल जाता है, उनका शेप बदलना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। NCERT आधारित वन शॉट हर एक चीज तुम्हें बताई जा रही है। अब यहाँ इस पूरे पेज पे तुम्हें एक नाम दिख रहा है जिसका नाम क्या है, स्पाइरुलिना। तुम्हें पता है हम बहुत कुछ खाते हैं, हम बहुत कुछ यहाँ पर खाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे सोर्स, जैसे कि मैं आपसे कहूँ आप शैवाल खाते हो, क्या आपको लगेगा कि ये बात ठीक है। क्यों भाई, शैवाल खाना ये बात ठीक है।
देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों के ना कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन किया हुआ है, जिसमें आप में से अगर कोई भी भाई बंधु ऐसा है जो एसएससी सीएचएसएल 2023 में आप लोगों का भी रिजल्ट फाइनल आउट हुआ था, अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो गया है तो आप लोग इस लिंक को क्लिक करके अपने गूगल फॉर्म को भर देना। आप में से अगर कोई भी ऐसा है, आपके कोई नोन में है, तो आप अपने उस गूगल फॉर्म का लिंक जो है उसे आप भर सकते हैं, अगर आपका भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में सिलेक्शन हो गया है। लिंक आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, बाकी देखो सेशन को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है मेरे भाई, ईमानदारी से, पूरे विटामिन हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, क्लियर हुई है चीजें, तो जल्दी से एक बार जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सेशन को जरूर से लाइक कर देंगे और पहुंचा देंगे अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक। क्लास चाहे 2 घंटे की हो, लेकिन तुम्हारा चैप्टर खत्म होना चाहिए, ये मेरा मोटिव है। ये नहीं कि बस इसके पार्ट 1 पार्ट 2 चल जाएं और आपके टॉपिक्स जो हैं वो खिंचते चले जाएं। इसीलिए सीरीज बनाई है 21 दिन 21 मैराथन। तो बढ़िया तरीके से ना आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हो, ये सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर आपकी तैयारी के लिए है। तो भाई पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करिएगा। बाकी अच्छा ठीक है, चलो सुनो जरा, मैंने आपसे कहा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना होती है एक प्रकार की शैवाल, एक एल्गी होती है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा दूध से भी ज़्यादा होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका अगर मैं 100 ग्राम भी कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरी बॉडी को इतना प्रोटीन मिल जाएगा जितना 2 से 3 दिन का काम यहाँ पर चल जाता है। तो लगभग आपका स्पाइरुलिना एक प्रकार की शैवाल होती है जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा शैवाल है और ये भी विटामिन B12 का सोर्स होती है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी यहाँ पर लेना है। B11 नहीं है, हम सीधे बात किसकी कर रहे हैं, B12 की। B9 के बाद सीधे क्या आता है, B12 आता है। जो चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लीजिए, बाकी आपके PDF जो है वो भी मैं आपके अपलोड करा दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है भाई। चलो तो इतने थे हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सबको क्लियर हुए ना? एक थम्स अप का साइन भेज दो कि मैम हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारे क्लियर हो गए। इससे पहले हमने पढ़े थे कीड़ा, जो विटामिन आपके वसा में घुल जाते हैं। अब आएगा तीसरा भाग जिसे कहते हैं विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। जहां पर भी विटामिन सी की बात आती है आपके दिमाग में एक नाम आता है, क्या आता है, खट्टे फल आते हैं कि नहीं आते? और सबसे पहले आता होगा नींबू, संतरा, ऐसे नाम जो कि विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। ये देख रहे हो कीवी है, संतरा है, स्ट्रॉबेरी है आपका, ये सभी सोर्सेस क्या पाए जाते हैं, विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स यहाँ पे कहे जाते हैं। और विटामिन सी मुख्य तौर पे खट्टे फलों में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सोर्स जिसको हम कहते हैं यहाँ पर आंवला। आंवला खाया है सबने? क्यों भाई, आंवला खाया है? आंवला में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा अमरूद के अंदर, आप बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, तो खट्टा है ही नहीं, लेकिन याद रखना अमरूद में, गुआवा में बढ़िया तरीके से अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी खा लेते हैं। ये हमेशा सलाह दी जाती है कि जब भी कुछ खा रहे हो तो जरा सोच समझ के, कि कहीं तरबूज के ऊपर दूध मत पी लो, खीरे के ऊपर दूध मत पी लेना, तरबूज पे पानी मत पी लेना। ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो बॉडी में जाते हैं और नुकसान करते हैं। मान लो किसी ने केले खाए हैं, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी लेगा तो उसकी बॉडी में जहर बन जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी पी ले, क्योंकि हमें नहीं पता कि भैया देखो, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, इसमें कार्बोनिक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक में पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बॉडी में जाके रिएक्शन भी करते हैं। तो रुक करके थोड़ा समय लेकर के फिर कुछ दूसरी चीज का इंटेक किया करो। विटामिन सी के ये सारे के सारे क्या हैं, अच्छे स्रोत यहाँ पर कहे जाते हैं। और इसी के साथ इसका मुख्य काम क्या होता है, ये आपको इम्यूनिटी देता है। आप में से जितने लोगों को ये डर है कि मैम चेहरे पे अभी से झाइयां ना आ जाएं, एंटी एजिंग काम होता है इसका। एंटी एजिंग मतलब ये आपके शरीर पे जल्दी से बुढ़ापा नहीं आने देता, आपको कैंसर से बचाता है, आपको वायरस से बचाता है। तुम्हें याद है जब कोरोना काल आया था तो तुमने 2 टैबलेट्स खाई थी, एक वो विटामिन बी की और एक सी की वो गोली खाई थी, लिमसी करके। क्यों भाई, खाई थी कि नहीं खाई थी? तो ये क्या कर रहा था, वायरस से बचा रहा था, क्योंकि वायरस की कोई दवाई नहीं है मैडम, कोई दवाई नहीं है। वायरस के लिए हमें विटामिन का सोर्स या वैक्सीन लेनी पड़ती है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाए। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है वो आसानी से इन सब चीज़ों से लड़ सकता है। तो ये सारे स्रोत आपके देखे जाते हैं, ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, आपके दांत, मसूड़े, हड्डियाँ, इनके मेंटेनेंस को करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए, मान लीजिए अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपकी
बॉडी में एक रोग बनता है जिसे कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब मसूड़ों से खून आना, ठीक है, मसूड़ों से रक्तस्राव यानी कि गम ब्लीडिंग। गम ब्लीडिंग कब होती है? जब आपको स्कर्वी नाम की समस्या देखने को मिलती है। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? स्कर्वी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो स्कर्वी दिखाई कैसा देता है ना, मैं एक बार तुम्हें बता भी देती हूँ। ये मसूड़ों में से खून निकल रहा है ना इसके, तो इसे कहते हैं स्कर्वी, मसूड़ों से रक्तस्राव हो जाना, गम ब्लीडिंग इसे हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये सारी चीजें थी विटामिन सी की, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा है, ठीक है। क्यों भाई? 2 4 चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है चीजें सारी। अब मुझे एक बार जल्दी से एक बात बताओ, सारे विटामिन क्लियर हुए कि नहीं हुए? मैं कुछ सवाल तुम्हें अभी कराऊंगी, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक शुरू करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ विटामिन सारे क्लियर हो गए कि नहीं? हमने लगभग सारे विटामिन यहाँ पर कवर कर लिए हैं, चाहे वो वसा में घुलने वाले हो, चाहे वो आपके पानी में घुलने वाले विटामिन हो। अब मुझे सबसे पहले कुछ सवालों को लगा करके बता दो कि ये क्वेश्चंस आप लोग कैसे सही करोगे। क्वेश्चन नंबर पहला, किसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज जीरोप्थेल्मिया? जल्दी से बताएंगे भाई, चीजें क्लियर हो गई तो सवाल करने बहुत जरूरी है। लगाओ, पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ अपलोड करा दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आंसर आने शुरू हो गए हैं। जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है मैम? जीरोप्थेल्मिया होता है विटामिन ए की कमी से। ए से आंखें बताया था, आंखों में सूखा पड़ गया तो रोग कौन सा हो जाएगा? जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा, ठीक है। ए से रेटिनॉल का नाम याद कराया था। B3 में पेलिग्रा हो रहा था, याद करिए, नियासिन बोला था। ऐसे ही B12 में एनीमिया हो रहा था, साइनोकोबालामीन नाम था। और विटामिन सी से अभी स्कर्वी हमने पढ़ा कि इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है, एकदम चकाचक बढ़िया वाला आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये भी तो पता चले ना कि आपको चीजें क्लियर हुई हैं, तो जरा बताइए इनमें से कौन सा विटामिन आपको पेलिग्रा नामक रोग से बचाता है? लगाओ भाई आंसर, कौन सा विटामिन हमें पेलिग्रा के रोग से बचाता है? मैम मैं आपकी, अच्छा ठीक है नवीन, पहले वाली भी है, इस बार वाली भी है, सारी पीडीएफ आप लोगों की अपलोडेड है, एक बार चेक कर लेना। आंसर आ रहा है विटामिन B3। अरे देखो तुम गलत कर देते हो ना, अभी बताया था कि विटामिन B3 यानी कि पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है, इसको नियासिन कहते हैं, इसी की कमी से रोग बन रहा था पेलिग्रा। और पेलिग्रा के लक्षण बताए थे 3D, इसको D3 या 3D के नाम से भी हम यहाँ पर जान रहे थे। तो ये सारे लक्षण किस में आ रहे थे? डर्मेटाइटिस हो रहा था, यानी कि त्वचा पे इन्फेक्शन था, भूलने की बीमारी हो रही थी, डायरिया हो रहा था, ये सब हमें पेलिग्रा में दिख रहा था। तो नियासिन वाला भाग आ जाएगा B3 के अंदर, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी? किस विटामिन को अपनी गतिशीलता के लिए या अपने गतिविधियों के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? कोबाल्ट की आवश्यकता किस विटामिन को पड़ती है? अरे सोचना ही नहीं था मैम, सोचना ही नहीं था, इतना सिंपल सवाल और मैं गलत कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत खूबसूरत आंसर, इसी को कहते हैं विटामिन B12। B12 को कहा जाता है, ठीक है, B12 को कहा जाता है आपका कोबाल्ट, यही तो था ये धातु। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से आपके सवाल जो हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। और एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, बताओ ब्लीडिंग गम्स इज जनरली एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ? अगर मसूड़ों से खून बह रहा है तो फिर कौन सी कमी किसकी कही जाती है? मसूड़ों से खून बहना किसकी कमी से दिखाई देता है? बिल्कुल सही, एस्कॉर्बिक। अब होता क्या है ना कि मैम हमने तो नाम नहीं याद किए थे, हमें याद था कि ब्लीडिंग गम्स यानी कि स्कर्वी, और इसका मतलब था विटामिन सी। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल को कहते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी यहाँ सी लगा रहे हैं भैया, कहाँ बह के हो तुम? ये फोलिक एसिड B9 था जो एनीमिया करा रहा था, बच्चे की विकास नहीं हो रही थी। विटामिन ई को हमने कहा था कि इसकी कमी से बांझपन हो जाता है, स्टेरिलिटी हो जाती है। और थाइमीन बेरी बेरी करा रहा था, ये विटामिन B1 है आपका, ये विटामिन ई हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को तो समझ के चलो जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है।
क्लियर हुआ? चलिए अब एक टॉपिक और शुरू करते हैं, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। भाई किसी को समस्या तो नहीं लग रही? यहां तक बढ़िया से क्लास चल रही है आप लोगों की? चलो अगला टॉपिक जिसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। मुझे बताओ एक बात कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड से तुम क्या समझ रहे हो? जैसे हमने कहा था ना, विटामिन मतलब वाइटल अमीन्स जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट मतलब H2O। क्या मैं ये बात लिख सकती हूँ इसको? क्यों भाई, क्या ये बात लिखी जा सकती है? आपने कहा ठीक है मैम लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एक और नाम लिख देती हूँ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये भी वर्ड पूछता है कि ये इसका दूसरा नाम बता दीजिए। आपने कहा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बन जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे इसके पास कौन कौन से घटक होते हैं। तो आप बोलोगे देखो मैम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। वो पूछेगा रेशियो बताना जरा, किस रेशियो में होते हैं? आप बोलोगे देखो मैडम CH2O, ये इसका पूरा का पूरा एक जनरल फॉर्मूला मैं बना सकता हूं क्योंकि मुझे नाम में यही चीज दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से बन जाता है 1:2:1 का रेशियो। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 यहां पर हो जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने लोग ये चाहते हैं कि मैम ये टॉपिक आगे कराया जाए? क्यों भाई, कितने लोग ये चाहते हैं कि टॉपिक आगे कराया जाए? आज जो है वो हमें इतना ही पढ़ना है। क्यों भाई, अगर ये चाहते हो तो फिर मैं इसको अगली डाइजेस्टिव या प्रोटीन वाली क्लास में करवाऊंगी, वरना अभी इसको खत्म करते हैं। भाई एक बार अपना कमेंट सेक्शन में बता दो जो लोग चाहते हैं कि मैम अभी इसको पढ़ाया जाए। नोट्स बनाने हैं ना, नोट्स में आपके PDF पे अपलोड करा दूंगी, नोट्स में आपके PDF पर अपलोड करवा दूंगी बढ़िया तरीके से। जो आपके टेलीग्राम चैनल है वहां से आप अपने PDF को ले लेना। तो ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसे मैंने कहा किस रेशियो में है? 1:2:1 के रेशियो में है। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। पूछता है कि इसमें इन तीनों का रेशियो बता दो। ये कार्बोहाइड्रेट आपातकाल ऊर्जा स्रोत कहे जाते हैं। आपातकाल ऊर्जा स्रोत कहे जाते हैं, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी सोर्स इनको हम यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब बॉडी में जब भी जरूरत होगी ना तो इंस्टेंट एनर्जी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं। सेशन को पहुंचा देना, एक बार शेयर कर देना जो भी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, और फटाफट से एक बार पहुंचा दो कि देखो तुमसे तो वादा किया था ना कि एक टॉपिक एक क्लास में, तो पूरी क्लास में जो टॉपिक है इसे खत्म करके फिर ये आपकी क्लास रोकेंगे यहाँ पे। चलो, तो आपातकाल ऊर्जा स्रोत है। ठीक है मैडम, मान गए। कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमें इनकी? पर डे 400 से लेकर के 700 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन चाहिए मुझे, यानी कि पर डे इतनी जरूरत तो होती ही होती है। क्लियर है कहानी? अब मैम एक बात बताओ कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना ये मुख्य पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी पढ़ाएंगे, अभी कंप्लीट करेंगे। ये मुख्य पोषक तत्व में आते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, यानी कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है? एक बार जल्दी से मुझे कॉमेंट में बताओ ये बात। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर। मतलब इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस कि मैम अगर ये है तो ये मुख्य पोषक तत्व है, कि दिन में अगर रोटी नहीं खाऊंगा ना तो भूख जो है वो मुझे लगनी ही लगनी है। ठीक है, साइंस में 0 से हीरो बिल्कुल बन जाओगे। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे हैं ही ऐसे कि अगर तुमने पढ़ लिया ना, तो ये वादा मेरा भी तुमसे है कि भाई तुम कोई भी पेपर उठा लेना, वहां पर हर एक सवाल तुम्हारा इसी क्लास से मिलेगा। ठीक है, इसे कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि मुख्य पोषक तत्व। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम इसके बिना हमारा डेली की डाइट जो है ना वो अधूरी कही जाती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट या मुख्य पोषक तत्व, क्योंकि डेली बेसिस पे हमें ये चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है इसके सोर्स की कि कहाँ मिलेगा हमें। तो आपने बोला देखिए अनाज खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए। ठीक है, और इसके अलावा बात करूं तो आपके मीठे के अंदर जितनी भी मिठाइयां आप खाते हो आदि, इन सभी में क्या मिल जाएगा आपको? वीट, राइस, पोटैटो, बनाना,
जो भी आपका शुगर का कंटेंट है, जो भी आप मीठा मीठा खाते हो, इन सभी के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, याद रखना। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब मैम इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे बॉडी को डेवलप कर रहा हो। मैं डेली आलू खाना शुरू कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इंसान ना फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसकी बॉडी में लंबाई नहीं बढ़ेगी, उसकी बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होगा, वो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो कार्ब्स खा रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, जो उसकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। अब एक हद तक ही तो ऊर्जा चाहिए, उसके बाद तो मैम ये ऊर्जा हमारी कन्वर्ट हो जाती है और फैट बनाना शुरू कर देती है। आप अगर ये खा रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मान लीजिए अगर आपने समोसा खा लिया, आपने रोटी नहीं खाई, एक समोसा आपने खा लिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगले 6 से 7 घंटे मुझे भूख लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो आपको इस कार्बोहाइड्रेट से 2 रोटी से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा दे देता है एक समोसा। क्यों? क्योंकि वो ऑयली है, डीप फ्राइड है और तला हुआ इतना ज्यादा है कि तुम्हें वो इतनी ज्यादा ऊर्जा दे देता है कि कभी भी तुमने ये चीज देखी हो कि आपने क्या खा लिया है, बिल्कुल समोसा खा लिया, तो आपकी बॉडी में क्या नहीं रहती, एनर्जी जो है वो नहीं, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा मिल जाती है, ऊर्जा आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर हो जाती है। तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपकी टेलीग्राम आईडी देखिए, टेलीग्राम आईडी है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। बाकी आपका यूट्यूब चैनल है साइंस बाय राधिका मैम, आप वहां पर सर्च कर सकते हो। आप अपने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो राधिका मैम साइंस के नाम से। ये सभी हैंडल्स आप लोग के उपस्थित हैं। आप कोई समस्या लगती है टेलीग्राम पे और कहीं पे भी आप अपनी वार्तालाप कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो। ठीक है, चलिए, तो इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स तक तो ठीक था मैम, एक नाम आता है शुगर का। शुगर क्या है? शर्करा जिसे आप कहते हो। देखो, शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट्स में ही आती है, लेकिन ये वो वाली कार्बोहाइड्रेट है जो पानी में जाकर के घुल जाती है। इसे हम कहते हैं दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। पानी में क्या है, घुलनशील है और मीठा इनका टेस्ट होता है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे ये नजर आते हैं, उन्हें हम कहते हैं शर्करा, उसे कहते हैं चीनी। कभी देखा है पानी में 1 चम्मच चीनी घोल करके देखना, पूरी डिसॉल्व हो जाएगी और पानी का स्वाद कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो मैम जो पानी में घुल जाए और साथ में मीठा स्वाद दे, उसे कहा जाता है आपका शुगर। अब इसी शुगर के लिए मैंने एक नाम और दे दिया, सैकराइड का। आपने सुना होगा ना, आर्टिफिशियल सैकरीन वगैरह आती हैं, तो सैकराइड का नाम भी मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। अब कहानी ये आती है कि मैम हमने सुना है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स एक से मिलकर बने होते हैं, सिंपल होते हैं, कुछ होते हैं 2-3 अलग अलग प्रकार के, कुछ होते हैं बहुत लंबी लंबी चेन वाले। ये जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जैविक अणु है। मतलब पूरी पृथ्वी पर अगर आप देखोगे ना कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, वहां हमें कार्ब्स मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा, फैट नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, इसी को हमने 3 भागों में बांटा। एक होता है मोनोसैकेराइड, यानी कि देखो मोनो वर्ड किसके लिए आ रहा है, एक, और सैकेराइड मतलब शुगर। तो आप लिख सकते हो कि दीज आर मेड ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ शुगर। क्यों भाई, मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं, जल्दी से बताओ, जो नोट्स बना रहे हैं वो साथ में लिख सकते हैं। केवल एक प्रकार की शर्करा से बने होते हैं। ठीक है मैडम, बात मान गए। अब सवाल कैसा आएगा, सवाल पूछेगा कि इसके उदाहरण बता दो कि भाई एक प्रकार की शर्करा से बना तो है, मगर कौन सा बना हुआ है। तो उसमें नाम आता है आपका सबसे पहला एग्जाम्पल ग्लूकोज का, और ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा आपकी कही जाती है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, सबसे सरल शर्करा कही जाती है। इसके अलावा आती है फ्रक्टोज। ठीक है, इसके अलावा क्या आती है, फ्रक्टोज का नाम यहां पर आता है। तो याद रखेंगे फ्रक्टोज कहां पाई जाती है, एक बार कमेंट में बता। फ्रक्टोज कहां पाई जाती है, आप बोलोगे मैम ये शर्करा हमारे फलों में पाई जाती है, इसको हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों क्या है, सबसे सरल शर्करा कहे जाते हैं। ठीक है, चलो अमित, 15 मार्च तो अभी शुरू ही नहीं हुई, कौन से बैच की बात कर रहे हो।
ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों क्या है, सबसे सिंपल शुगर है, सबसे ज्यादा सरल शर्करा इनको यहाँ पे कहा जाता है। और इसी के साथ अलग अलग जगह पे पाई जाती है। जैसे ग्लूकोज है शहद के अंदर मिलेगा आपको। फ्रक्टोज कहाँ मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है आपको फलों के अंदर, आप जो भी फल खा रहे हैं। ऐसे ही एक शुगर और आती है जिसका नाम होता है गैलेक्टोज। और ये गैलेक्टोज भी आपकी क्या है, एक प्रकार की मोनोसेकेराइड है, मतलब एक ही प्रकार की शुगर से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी C6H12O6। आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे, दोनों का फॉर्मूला सेम कैसे हो सकता है? क्यों भाई, दोनों का फॉर्मूला सेम कैसे हो सकता है? मैम ऐसे हो सकता है कि इन दोनों का जो डायग्राम बनता है ना, इनका जो स्ट्रक्चर बनता है, वहां पर छोटा सा एक डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन और एक OH के पोजीशन में, बस उतना अंतर है। बाकी ये 6 कार्बन वाले सेम फॉर्मूले के साथ आपको दिखाई देते हैं, ग्लूकोज भी और आपका फ्रक्टोज भी। ठीक है भाई, देखो अभी तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर और चीजों को समझना है। ग्लूकोज सरल शर्करा है, फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है, तो आपने बोला मैम फलों में। गैलेक्टोज जो है ये आपकी कहलाती है ब्रेन शुगर। क्या कहलाती है? ब्रेन शुगर। कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा ब्रेन शुगर इसे क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको ब्रेन शुगर? मस्तिष्क के विकास में ये मदद करती है। ठीक है, मस्तिष्क के विकास में मदद करती है। कहते हैं छोटे बच्चों के अंदर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है और जल्दी होता है। वहाँ पर ये गैलेक्टोज नाम की शुगर दूध के अंदर मिलेगी और वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करती है। मतलब आप ये कह सकते हैं एनर्जी भी दे रही है और ब्रेन का विकास भी करा रही है, तो इसे नाम दिया जाता है ब्रेन शुगर या फिर गैलेक्टोज का। इतनी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी से बताओ। ये तीनों क्या है, सिंपल शुगर है, मोनोसेकेराइड है। आपसे डायरेक्ट पूछता है, रेलवे के कई पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया फ्रक्टोज कौन सी शुगर है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। आपने बता दिया मोनोसेकेराइड है, एक प्रकार की शर्करा से बनी हुई है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर, क्योंकि यहां पर तो देखो एक प्रकार की शुगर थी, मैंने एक और कैटेगरी बना दी जिसके अंदर क्या है, 2 प्रकार की शुगर बनी है, डाइसेकेराइड। डाई मतलब 2, तो आप लिख सकते हो 2 टाइप्स ऑफ शुगर। यहां पर कितने प्रकार की शर्करा हैं, 2 प्रकार की शर्करा से बना होता है। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या होते हैं? अभी ये कमेंट में कह रहा है मैम स्टिंग पी लो एनर्जी आ जाएगी। मुझे कमेंट में बताओ जरा, स्टिंग के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? क्यों भाई, कमेंट में बताओ एक बार, स्टिंग के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? यहां आती है 3 उदाहरण, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इनको लिख लेना वरना कहानी जो है ना वो यहीं बिगड़ जाएगी। सुन लो जरा इधर, मैम स्टिंग पी लो। आजकल के बच्चे और छोटे छोटे 9, 10, 5, 6 क्लास के बच्चे भी क्या करते हैं, जाकर के स्टिंग पीते हैं, उन्हें एनर्जी ड्रिंक चाहिए। ऐसी कौन सी एनर्जी चाहिए भैया तुम्हें जो तुम्हें अभी से एनर्जी ड्रिंक की आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की जब बात आती है, ऊर्जा की, ऊर्जा तो हमें शुगर से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक सिंपल ग्लूकोज लोगे तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी, मतलब ठीक है आपकी बॉडी को मिल गई। ये जो माल्टोज होती है ना, ये मिली होती है 2 प्रकार की, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, मतलब 2 प्रकार के ग्लूकोज यहाँ पे जुड़े होते हैं। और यही होता है जो आपके शराब के उत्पाद में, ये जो स्टिंग पी रहे हो ना, इसके अंदर पाई जाती है। डबल एनर्जी मिलती है 2 ग्लूकोज की इकाइयों से, इसीलिए कहते हो कि मैम स्टिंग पी लो एनर्जी मिल जाएगी। वो रेड बुल, स्टिंग, अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में एनर्जी ड्रिंक के नाम से आ रहे हैं जो आपके इस प्रकार के माल्टोज की शुगर को लेके बैठे हैं। समझ पा रहे हो, पेपर में आता है जितने भी शराब के उत्पाद हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं या स्टिंग है, एनर्जी ड्रिंक्स है, इनके अंदर ये वाली शर्करा पाई जाती है। माल्टोज के नाम से इसको जानते हैं। किससे मिलकर बनी है? 2 प्रकार की शुगर से, इसीलिए मैं इसे क्या कहूंगी, डाइसेकेराइड कहूंगी कि मैम 2 प्रकार की यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज लगी हुई है। अभी लैक्टोज किससे मिला होता है? लैक्टोज मिलता है एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से। पूछ लेगा आपसे कि भाई बताओ लैक्टोज शुगर कहाँ होती है? दूध में। माल्टोज कहाँ है? शराब के उत्पाद में, यानी कि एल्कोहलिक प्रोडक्ट में। और सुक्रोज जो होती है ये मिलती है ग्लूकोज और एक दूसरे
फ्रक्टोज के मिलने से। ये जो सुक्रोज होती है ना, ये पाई जाती है गन्ने में, इसे कहते हैं केन शुगर। शुगर केन में होती है ना, तो मैंने उसका नाम उल्टा कर दिया, देखो मैंने उसे लिखा केन शुगर, शुगर केन की जगह केन शुगर इसको मैं लिख सकती हूँ। और साथ साथ में इसी को हम नाम देते हैं इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर इसको कहते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर क्यों कहते हैं? घर में मैम चीनी का इस्तेमाल करते हैं हम। क्यों भाई, घर पे चीनी का इस्तेमाल करते हो? कौन सी चीनी है वो? माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, क्या है मैम? ये वाली होती है जो चीनी हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। वो घर में जो नमक इस्तेमाल करते हैं तो उसे टेबल सॉल्ट कहते हैं ना, देश का नमक। NaCl, सोडियम क्लोराइड। टेबल शुगर सुक्रोज को कहा जाता है, जो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर के बनी होती है। क्या ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? ये मैराथन सेशन इसीलिए रखे हैं 21 दिन 21 मैराथन, कि तुम्हारे सारे टॉपिक्स जो है ना वो क्लियर हो जाएं। मतलब एक भी टॉपिक में मैम हमें कोई दिक्कत यहाँ में ना रहे, और हर टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो भी हम थ्योरी के माध्यम से लिख लें और उन सवालों को भी पूरा कर लें। तो ऐसे सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने भाई बंधुओं तक पहुँचा दिया करो। और चीज़ें पसंद आए तो लाइक वाला बटन ज़रूर से दबा देना, पता चल जाएगा मुझे भी कि हाँ भाई तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, सेशन को लाइक जिन्होंने भी नहीं किया वो ज़रूर से कर देना। चलिए, तो ये तीनों क्लियर हुआ। तीनों का नाम आता है कि लैक्टोज कहाँ है? दूध में है। माल्टोज कहाँ है? शराब के उत्पाद में है, स्टिंग में है। और सुक्रोज कहाँ है? टेबल शुगर, इनवर्ट शुगर। इनवर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है ये उल्टा हो जाता है, इसीलिए इसको इनवर्ट शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी क्योंकि ये गन्ने में पाई जाती है तो केन शुगर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है भाई, अब इसकी जो तीसरी कैटेगरी आती है, देखो तुम्हें जो याद रखना है ना वो ये नाम है, माल्टोज का, लैक्टोज का, सुक्रोज का, ये नाम याद रखने की इनकी कैटेगरी डाइसैकेराइड में आती है। ऐसे ही आपका तीसरा भाग बन जाता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं मैम, मोनोसैकेराइड में एक शुगर थी, डाइसैकेराइड में दो शुगर थी, तीसरे वाले में बहुत सारी लंबी लंबी चेन जुड़ जाती हैं जिसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मतलब इट इज मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ शुगर। इसमें बहुत सारी लंबी लंबी चेन बन जाती हैं, बहुलक बन जाता है इसका। ठीक है, यहाँ पर अनेक शर्करा से बना होता है। अब इसके अंदर कौन सा भाग आएगा, क्या एग्जाम्पल आएगा, तो मैं उस एग्जाम्पल को इनके कार्य के आधार पे बांट सकती हूँ। ठीक है, इनके कार्य के आधार पे, जैसे कि इस पॉलीसैकेराइड पे कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके भंडारण करते हैं, भोजन को स्टोर करने में मदद करते हैं, इन्हें हमने कहा पॉलीसैकेराइड। तो मैम कुछ अगर संरचना बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पर नाम आता है सेल्यूलोज का, इसमें नाम आता है सेल्यूलोज का, जो किसी पादप कोशिका के अंदर भित्ति में पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। और आता है एक काइटिन, जो कि स्ट्रक्चर किसका बना रहा है, कवक कोशिका भित्ति का बना रहा है, कवक की कोशिका भित्ति में ये पाया जाता है। ऐसे ही भंडारण कौन करेगा, तो देखो यहां पर भी दो नाम याद रखना, एक आता है आपके ग्लाइकोजन का और एक आता है स्टार्च का। ये ग्लाइकोजन का काम होता है कि आपकी मांसपेशियों में भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, लिवर में या मसल में फूड को स्टोर करके रखता है, फूड के भंडारण में मदद करता है, और ये आपके पादप में भंडारण करने में मदद करता है। तो ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैम ये एसएससी के लिए इनफ है, बिल्कुल इनफ है। आप एसएससी रेलवे दोनों के लिए इसको ले सकते हैं। ये क्लास मैंने शुरू में ही आपको बताई थी, आप कोई भी एग्जाम आज देने जा रहे हो तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपके हर पेपर में, तुम हरियाणा पुलिस दे रहे हो, तुम आपका यूपी पुलिस दे रहे हो, या कोई भी अन्य स्टेट का एग्जाम है, रेलवे है, एसएससी है, सब में मदद करेगा। ठीक है, चलो देखिए, कहते हैं कि कई बार ना परीक्षा आपकी ली जाती है,
कई बार परीक्षा आपकी ली जाती है, वक्त भी तुम्हारी परीक्षा लेता है, और अगर तुम उस परीक्षा पे खरे उतरे हो तो निश्चित तौर पे जीत तुम्हारी होगी। जीवन में कई बार ऐसे समस्याएं आएंगी, ऐसी रुकावटें आएंगी जहां हो सकता है कि तुम चाह कर के भी सही फैसला ना ले पाओ, लेकिन उस समय संयम रखना, उस समय अपने आप को संभालना, थोड़ा रुकना, बिना गुस्से के फैसलों को लेना। क्योंकि जब आप परेशान होते हैं ना, आपने देखा कि मैम एग्जाम है, भर्ती नहीं आ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी दुविधाएं हमारे जीवन में आ रही हैं, और दूसरा घर में माँ बाप की समस्या कि भाई वो चाह रहे हैं जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। आपके जीवन में जब इतनी सारी परेशानियां आपको घेर लेना, तो थोड़ा सा सब्र रखना, निश्चित तौर पे हर चीज अच्छी होगी, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो और अपनी इस मेहनत पे भरोसा रखना। या तो मेहनत नहीं कर रहे हो तो भाई सब भूल जाओ, अगर कर रहे हो तो निश्चित तौर पे अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, जीत एक ना एक दिन जरूर तुम्हारी होगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से, ये नहीं है कि मैम कुछ हो गया तो तैयारी छोड़ दी। अरे बहुत लोग बैठे हुए हैं ऐसे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। जीवन में विपत्ति केवल आपके नहीं है, जीवन में विपत्ति हर किसी के है, कोई ना कोई किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है। तो क्यों इस चीज को परेशान होकर के अपनी तैयारी को छोड़ना। ठीक है, तो भाई ये कहलाते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेज दो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर हो गए या नहीं हुए। फटाफट से मुझे बताएंगे, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है कि आप सभी को कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर हैं कि नहीं है। क्लियर है? कुछ सवाल लगा दो एक बार। अगर तुमने ये सारे नाम याद कर लिए हैं तो कुछ सवाल जो हैं वो लगा दीजिए एक बार, देखें कितने पानी में हैं आप लोग। बताओ भाई, किसे कहा जाता है इनवर्ट शुगर? फटाफट से, किसे कहा जाता है इनवर्ट शुगर? सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज या फिर ग्लूकोज? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई। सुक्रोज को कहा जाता है इनवर्ट शुगर, क्योंकि यही किससे बनी होती है? एक ग्लूकोज से और दूसरा फ्रक्टोज से। ये किस प्रकार की शर्करा है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये डाइसैकेराइड है, क्योंकि 2 चीजों से मिलकर बनी है। फ्रक्टोज कैसी थी? मोनोसैकेराइड थी। ग्लूकोज कैसी थी? मोनोसैकेराइड थी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। अगला सवाल बताओ, कार्बोहाइड्रेट का वो वर्ग जिसको आगे जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको मैं और तोड़ नहीं सकती। जल्दी से बताएं एक बार, जिसको मैं और तोड़ नहीं सकती वो कौन सा वर्ग यहाँ पर होता है? प्रॉब्लम से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं ना जीवन में यार, ऑब्स्टिकल्स अगर नहीं है तो वो जिंदगी क्या जिंदगी, जहां पर तुम्हें रुकावटें ना हो, जहां पर तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चुनौतियां ना हो जिनसे तुम्हें लड़ करके आगे निकलना हो। ये सिंपल घिसी पिटी जिंदगी जीने से क्या फायदा? थोड़ी सी तो परेशानियां सबके जीवन में है ना, लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत करके दिखाएंगे, नाम बना के दिखाएंगे, फिर देखें दुनिया क्या कहती है। बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है सभी को? तो भैया इसे कहा जाता है मोनोसैकेराइड, कि ये अकेला ऐसा होता है जो और ज्यादा टूट नहीं सकता, क्योंकि यही भाग सिर्फ एक प्रकार की शुगर से मिलकर बना है। डाइसैकेराइड में 2 होते हैं, तो पानी के साथ मिलाकर के मैं इसे तोड़ सकती हूँ, जल अपघटित कर सकती हूँ। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना, पानी के साथ तोड़ सकती हूँ। पॉलीसैकेराइड्स में लंबी लंबी चेन होती है, मैं इसको भी तोड़ सकती हूँ, लेकिन इसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोनोसैकेराइड सही हो जाएगा। समझ आ रही है कहानी की नहीं? डी ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स? फटाफट से बताओ। शिल्पी, पल्लवी, हरीश कुमार, पुष्पेंद्र, ठीक है, सिपन, रंजीत, बताओ भाई सभी। सैयद, बबीता, अब जो तुमसे कह रहा है कि इसका अन्य नाम क्या होगा, तो अन्य नाम मैडम इसका हो सकता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अभी तो बताया था कार्बन के हाइड्रेट्स, तभी तो कार्बोहाइड्रेट नाम पढ़ा इसका। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स। तो ये कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो नाम आप लोगों के सामने है। पॉलीसैकेराइड इसका एक प्रकार है, तो इसको आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। और जो भी यहाँ पर पूछ रहे हैं, देखो एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, आज और कल के लिए ना रीजनिंग गुरु की जो आपकी बुक आई है, बहुत ही शानदार किताब है, विक्रमजीत सर की। इसमें उन्होंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग 6500 से ऊपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप रीजनिंग अगर रेलवे में चाहते हो, एसएससी में चाहते हो, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम के लिए आप चाहते हैं, मतलब आप लोगों की रीजनिंग का पोर्शन
खास तौर पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य सभी एग्जाम्स के साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ टीसीएस के नए पैटर्न पर आधारित ये किताब आज चल रही है 50% के डिस्काउंट पर। तो आप लोग अपनी इस बुक को यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर जाकर के अवेल कर सकते हो, क्योंकि मैम मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि तैयारी कर रहे हो ना तो ऐसे करो कि एक बार में सारा सिलेक्शन हो जाए। आपकी रीजनिंग गुरु की बुक आ चुकी है, आज 50% का डिस्काउंट चल रहा है। फ्लिपकार्ट पर जाइए, इसका लिंक में अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहां से आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप फ्लिपकार्ट के पेज पे पहुंच जाएंगे जहां आपकी किताब है। तो जरूर से इसको करना, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस हो, देखो ये आप लोगों के अदर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और उन सभी एग्जाम्स में जहां रीजनिंग का पोर्शन बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी इसको यहां पर कर सकते हो। 50% का पूरा डिस्काउंट आपको आज दिया जा रहा है, आज और कल के लिए ऑफर है। इसी के साथ ये जो आपका रेलवे का साइंस स्पेशल बैच चल रहा है ना, इस बैच में मैं आपको बता दूं कि पूरी तैयारी हो रही है। इसका प्राइस फिलहाल आपका 4 मार्च तक 399 कर दिया गया है, मतलब इसके प्राइस पर भी आपका डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ पूरी साइंस की तैयारी इस बैच में करना तो आपका 399 में ये बैच है। लेकिन देखो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि 399 की जगह ना आपका जो 499 वाला बैच है उसको जरूर से ले लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की पूरी तैयारी हो रही है। केवल साइंस नहीं मिल रही, इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स और पूरी जीएस भी दी जा रही है। तो 4 मार्च तक के लिए ये ऑफर है, वरना ये बैच आपका 999 का है। 4 मार्च तक आपको 499 में ये जो भाग है वो हमारा मतलब ये जो बैच है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। कितने में? मात्र 499 में। तो मेरी तरफ से मेरी सलाह यही रहेगी कि इसमें जुड़िए और अपनी तैयारी यहाँ पर करिए। बाकी आरजी विक्रमजीत ऐप पर ये सारे बैचेस आपके 2 साल की वैलिडिटी के लिए हैं। आप अपने बैच में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, आरजी विक्रमजीत ऐप, और वहाँ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी तैयारी रेलवे की यहाँ पर कर सकते हो। तो जरूर से जुड़ना, मेरी सलाह तो देखो यही रहेगी। एंड इसी के साथ साथ आप लोगों की अपनी प्रिपरेशन जो चल रही है उसमें एक सवाल आज मुझे आप लोग होमवर्क में बताने वाले हो, वो है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में मेन कार्य क्या होगा, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। देखो आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, इसका विटामिन का और कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहला काम, एक थम्स अप का साइन बता दो कि मैम हमको बढ़िया से टॉपिक दोनों के दोनों क्लियर हो गए हैं। लिंक जो है पीडीएफ का एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो देखो एक काम करना, आप यूट्यूब पर जाओगे, ये जो क्लास आपकी लाइव चल रही है तो आपने रैंकर्स गुरुकुल के, इधर देखो भाई, ये रैंकर्स गुरुकुल का जो आपका यूट्यूब चैनल है आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आप लोगों को सबसे ऊपर एक लिंक दिख रहा है, रैंकर्स गुरुकुल लाइव। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये रहा आपका टेलीग्राम का पेज। यहीं पर मैं आपकी अभी क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड करा दूंगी। अगर नहीं जुड़े हो तो इस टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि यहीं पर आपकी पीडीएफ जो है वो आपको दी जाएगी। और एप्लीकेशन के लिए आप लोगों की सभी डिटेल्स आपके इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। देखो ये आप लोग की क्लास चल रही है, ये नीचे मोर वाले पर क्लिक करोगे ना तो इसका ये जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला हुआ है, यहीं पर आप लोगों का ये कंप्लीट रैंकर्स गुरुकुल का व्हाट्सएप चैनल भी है आप लोगों के लिए। ये रहा टेलीग्राम का चैनल जिसमें आप जाते हैं और अपनी पूरी किताब को ले सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो आप लोगों का कंप्लीट बैच है वो आप लोगों को मिल जाएगा आपके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, ठीक है भाई। तो ये काम जरूर कर लेना, ये आपका टेलीग्राम का चैनल है। आशा यही करूंगी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया हो, विटामिन भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी। इसी प्रकार से डेली आपकी क्लास ये 21 दिन 21 मैराथन में चलने वाली है। लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहे। चीजें पसंद आई हैं तो सेशन को जरूर से लाइक करें और अपने हर दोस्त यार, भाई बंधु, साथियों तक जरूर से शेयर करें। बाकी कल सुबह मिलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ही डिटेल में और बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल डेप्थ में आप लोग को बताया गया है, मतलब एक एक चीज उस बारीकी से जो तुम्हारे रेलवे के एग्जाम्स में खास तौर पे हर एक नंबर को फंसाने में मदद करेगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी है मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, और इस क्वेश्चन को मुझे होमवर्क पे बता देना कि सही उत्तर क्या होगा। कल जो भी सही आंसर बताने वाला है सबके नाम स्क्रीन पे लगाऊंगी भाई, सबके नाम स्क्रीन पे लगाऊंगी कौन कौन है जो ईमानदारी से सवालों के आंसर दे रहा है। चलिए तो मुलाकात करेंगे आपसे कल दोपहर सेम टाइम, दोपहर के 11 बजे। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।